नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीलड़ आप सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कंप्लीट मैराथन क्लास लेके हाजिर हो चुका हूं, जो कि आपके आने वाले कंप्यूटर टीचर एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी, केवीएस, इसके अलावा डीएसएसबी, ईएमआरएस एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्प करेगा। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेश के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप जो भी सिस्टम असिस्टेंट वैकेंसीज हैं, जो भी आपकी अदर हाई कोर्ट्स में आ रही है, राजस्थान के आगामी जो जिला न्यायालय में भी आने वाली है सिस्टम असिस्टेंट, तो उस टाइम भी आपके लिए क्लास काम आएगी। अगर आप राजफेड या राज सीआरबी के आईए एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काम आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सबसे पहले तो आप ये समझिए। फुल फॉर्म आपको शॉर्ट फॉर्म के रूप में ओएस जो है लिखा हुआ दिखाई देता ही है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया क्यों गया था। देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो उस टाइम क्या होता था कि जो भी टास्क आपको पूरे करने होते थे, मान लो कि कोई भी आपको यहाँ पर जो कोई एक डिवाइस है उससे आपको मान लो कि कोई एक टास्क परफॉर्म करना था, तो उस डिवाइस के लिए पहले क्या करना पड़ता था, पहले उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता था, एक प्रोग्राम लिखना पड़ता था। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जब ये डिवाइस एक्टिव होता था तब जाके इससे अपन क्या करते थे, कोई पर्टिकुलर टास्क को या कोई भी आपके जो काम है उसको पूरा करवाया जाता था। लेकिन अगर सोचो कोई इंसान अगर बार बार इस डिवाइस को यूज करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार वो जो नंबर ऑफ कोड है वो लिखने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, तब जाके एक्टिव होगा। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो इन चीजों को एक्सेस करना थोड़ा जो है डिफिकल्ट था। तो इसी चीज को, यानी हर हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए कोड लिखना, एग्जीक्यूट करना, ये थोड़ा मुश्किल काम था। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसी हार्डवेयर को एक्सेस करने की जो प्रॉब्लम थी, इसी को ठीक करने के लिए अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मार्केट में लॉन्च किया था। यहां पे बात यह आ रही है कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कही जा रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहां पर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम की जो है, सिस्टम के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाले हर एक एक्टिविटीज को आपके जो है मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसके आगे आने वाले मैं टाइम में बताऊंगा कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी जो रिसोर्सेज, यानी आपके हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपके हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करता है। ये यूजर को एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपका प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर वो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका जो मोबाइल है वो अगर आपका मान लो कि भाई जावा सपोर्टेबल है, यानी आप बटन वाले मोबाइल की बात कर लो, तो उसके अंदर एंड्रॉइड के एप्लीकेशन चलेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि जावा या अदर जो ऐप है वो आपके रन करेंगे नहीं। तो बेसिकली बात ये कही जा रही है कि भाई आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में हो उसके रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो यहां पर क्या कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उसका अपन यूज करते हुए जो अपनी एप्लीकेशंस होती है उसको इफेक्टिवली अपन क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने हर चैप्टर के लास्ट में उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी जोड़ा है, जिससे आपको यह भी पता चलेगा एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच द यूजर कैन एग्जीक्यूट हिज or her program in a convenient and efficient manner by hiding underlying complexity of the hardware and acting as a रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, ये एज अ रिसोर्स मैनेजर के तौर पर, मतलब वो कैसे काम करता है ये आपको नहीं दिखाएगा, बस आपका जो टास्क है वो पूरा करके देगा, हार्डवेयर को इजीली आपको एक्सेसिबल बना देगा। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। अब देखो, ऊपर एक बात कही जा रही थी, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में डिफरेंस बेसिकली यहां पर बताया हुआ है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को ही पूरा करता है, या यूजर की जो नीड है उसी को पूरा करता है। मान लो मेरी नीड है, मुझे डॉक्यूमेंट रेडी करना, तो मैं एमएस वर्ड आपका यूज कर रहा हूं तो वो मेरी नीड है। इसी प्रकार से मुझे कोई मान लो म्यूजिक प्ले करना, वीडियो प्ले करना, तो मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर कोई ओपन कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तो वो क्या है, वो मेरी नीड है। तो यूजर की जो नीड है उसको स्पेसिफिकली पूरा करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, जबकि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज मतलब या तो हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो उनको क्या करता है, मैनेज करता है। ध्यान, अब जब मैंने यहां पर यह बात रखी थी कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम के अंदर जितने रिसोर्सेज है वो मैनेज कर रहा होता है। ध्यान रखना, तो इसी कारण से अपन इसको एज रिसोर्स मैनेजर के रूप में भी जो है यूज करते हैं।
अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाई ओ एस। अब देखो OS क्यों यूज करते हैं, व्हाट इफ देयर इज नो एस, यानी ये कह रहा है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर क्या होता, देखो पहला बल्कि एंड कॉम्प्लेक्स ऐप, यानी हर ऐप के कोड बेस पर हार्डवेयर इंटरेक्शन का कोड लिखना पड़ता आपको। भाई आपको जितने एप्लीकेशंस आपको हार्डवेयर पर चलाने होते हैं ना, हर बार उसका कोड लिखना पड़ता आपको। सेकंड क्या प्रॉब्लम हो सकती थी आपको, रिसोर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, वो एक ऐप के देखो रिसोर्स का जो है मिस यूज हो सकता था। एक ऐप सारे रिसोर्सेज यानी CPU मेमोरी अगर यूज कर लेता तो दूसरी ऐप को कुछ भी जो एक्सेसिबल नहीं होता। भाई मान लो कि अभी आप मान लो कि इंस्टाग्राम ओपन करके बैठे हुए, तो इंस्टाग्राम अभी रैम के अंदर रन कर रहा है, तो वो रैम का सारा रिसोर्सेज यूज कर लेगा, तो फिर दूसरी एप्लीकेशन कैसे रन होगी, तो ये भी इसका मिस यूज है। थर्ड, नो मेमोरी प्रोटेक्शन, ठीक है, अब एक जो ऐप होती है वो दूसरी ऐप के डेटा को करप्ट भी कर सकती है। भाई जब दो मल्टीपल जब ऐप एक साथ रन कर रही होंगी तो क्या पता, हो सकता है कि डेटा को करप्ट किया भी जा सकता है, तो ये भी आपका इसके अंतर्गत हो सकता है। अब देखो व्हाट इज एन OS मेड अप ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किससे, बहुत सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उनके कलेक्शन से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है इसको समझिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है, तो पहला देखो यहाँ पर आपके एक्सेस टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस करने में आपको हेल्प करता है, लाइक जो भी CPU मेमोरी हार्डवेयर हार्ड ड्राइव होते हैं उन सभी को। अगला इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सवाल यहां से भी आया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एज एक इंटरफेस के तौर पर कौन काम करता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज है ना, क्या क्या हो सकता है, डिवाइसेज, फाइल हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, उन सभी को मैनेज करता है और ये भी इंश्योर करता है कि भाई वो सारी एप्लीकेशन या जो रिसोर्स है वो स्मूथली वर्क करे। अगला था हाइड द अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो आपको हाइड कर दी जाती है आपके सामने। भाई यूजर के सामने ये थोड़ी दिखाया जाता है कि वो एप्लीकेशन पर्टिकुलरली कैसे काम कर रही है, उसके अंतर्गत के कोड जो है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कभी नहीं दिखाया जाता। आपके सामने इंटरफेस दिखाया जाता है, ध्यान रखना, और वो आपको इजी भी लगता है। इसी प्रकार से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती हैं। तो देखो इसको समझो आप, ये यहां पर मान लो एक यूजर है, ये यूजर मान लो कि कंप्यूटर को अगर मान लो हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, मान लो प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है, तो वो किसके थ्रू करेगा, भाई मान लो कि वो यहां पर अभी मान लो MS वर्ड के अंदर यूज कर रहा है, काम कर रहा है, तो MS वर्ड के अंदर जाएगा तो वहां पर जैसे कंट्रोल P करेगा प्रिंटर ऑप्शन को जाएगा, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना वही जिसको क्या करेगा, इस हार्डवेयर को इसके साथ मतलब यूजर से इसके बीच में कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये यहां पर कहने का इसका मतलब था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यहाँ पर आपके ये जो टास्क है वो भी आपके परफॉर्म करता है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर हेल्प भी करता है समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या गोल्स हो सकते हैं, क्यों यूज किया जाता है। पहला मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये भी ये इंश्योर करता है। सेकंड, लेस प्रोसेस स्टारवेशन, ठीक है, लेस जो प्रोसेस होती है उसकी स्टारवेशन जो है कम से कम हो। स्टारवेशन मतलब कि जो भी प्रोसेस चल रही है ना वो ज्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। जैसे मान लो एक एप्लीकेशन एक प्रोसेस रन कर रही है आपकी मान लो सिस्टम के अंदर, ठीक है, एक सिस्टम है उसके अंदर मान लो एक एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रही है, तो उसी टाइम भाई दूसरी जो प्रोसेस है वो तो सीधी सी बात है वो थोड़ी देर तो प्रोसेस आप किसके लिए वेट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं उसको लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़े, वो यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाए या फिर वो एग्जीक्यूट ही ना हो, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो सभी को अपना काम कंप्लीट करने का चांस भी मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जो है इसके अंदर लेस प्रोसेस स्टारवेशन के अंदर तय किया जाता है। अगला, हाईली प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूट, यानी ऐसे जॉब जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा या टाइम रहते एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। तो प्रायोरिटी के हिसाब से भी यहाँ पर टास्क को क्या करता है या प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प आपकी कर देता है। अब देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करें, बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके अंदर आगे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। पहला आता है सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सिंगल प्रोसेस आपका, ठीक है, सिंगल मतलब एक ही प्रोसेस एक टाइम आपके काम कर रही होती है, ठीक है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपका आगे दिया हुआ है, MS-DOS आपका 1981 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं होती, ध्यान रखना। मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम में मल्टीटास्क एक से अधिक काम पूरे नहीं कर सकते आप। सेकंड आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो एक साथ सिमिलर टाइप के टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। सिमिलर टाइप मतलब एक ही समान जो काम है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जांपल जैसे एटलस है, मैनचेस्टर यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स है। इसके अलावा लेट 1950 के अंतर्गत ये लाया था। 1950 से 1960 के बीच में यहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया गया था। कौन से, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। काम का ऑटोमेट होना, बस पहले से आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको इसके अंदर देनी पड़ती है।
इसी प्रकार से अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये एक सीपीयू पर एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को चला सकता है, ध्यान रखना। मल्टीपल टास्क चल रहा होता था वो, उसके अंदर आगे अगर एक से अधिक प्रोग्राम एप्लीकेशन चल रहे हैं तो वो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है। ये डिस्गार्ड का जो एल्गोरिथम है उसके बेसिस पर काम करता था, ये 1960 में लॉन्च हुआ था, ध्यान रखना। इससे सीपीयू आइडल नहीं रहता है। आइडल देखो, अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो आइडल रहता है। जैसे मान लो एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम उस ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरा कर ही नहीं सकते हो, तो फिर सीपीयू तो आपका आइडल हो गया। लेकिन इसमें इस चीज को थोड़ा दूर कर दिया गया था। अब आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक यूजर एक टाइम पर मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो ये चीज आपका आ जाती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा। जैसे ये आगे आपका दे रखा CTSS है, MIT है। अगला देखो यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक समय में मल्टीपल सीपीयू यूज हो सकती हैं। देखो मल्टी जो प्रोसेस की बात आती है तो उस समय आपके कंप्यूटर के अंदर मान लो मल्टीपल सीपीयू लगे हुए हैं, तो वो सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो एक सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू यूज होती है, ठीक है, और उसमें भी अलग अलग टास्क को प्रोसेस किया जाता है, वो आता है मल्टीटास्किंग में। स्पीड और एफिशिएंसी दोनों इसमें इंप्रूव हो जाती हैं। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं एज अ सिंगल सिस्टम के रूप में। जैसे भाई आपके फेसबुक है, अब फेसबुक के आप देखोगे तो उसके जो सर्वर है वो जगह जगह पर फैले हुए, लेकिन काम सभी का एक ही हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट फेसबुक का जो सर्वर है उसको मैनेज करने का काम, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह पर चला हुआ। जैसे ये ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज NT है, लोकस है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। अगर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें भी दो प्रकार होता है, ध्यान रखना, ये भी लिख लेना, हार्ड रियल एंड एक आता है सॉफ्ट रियल। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें टाइम स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया जाता है। हार्ड रियल मतलब जिसके अंदर एक सेकंड मतलब एक फीको सेकंड का भी अगर मान लो बात करें तो वो भी इसके अंदर नहीं माना जाता, एकदम स्ट्रिक्टली वर्क किया जाता है। सॉफ्ट रियल में मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइमिंग के अंदर मैटर चलता है, थोड़ा बहुत टाइम अगर लेट डिले हो रहा है तो चलेगा इसके अंदर। जो काम रियल टाइम में रेस्पॉन्स मांगता है उसके लिए ये यूज होता है कि भाई हाथों हाथ हमें आउटपुट करना है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, मेडिकल डिवाइसेज होते हैं, वहां पर आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक्यूरेट भी होते हैं और फास्ट रेस्पॉन्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको ध्यान रखना। तो ये इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। ये सारे देखो इसके नीचे भी लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल प्रोसेस होती है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे जो है टाइप है इसके किसके, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके इन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात चल रही थी इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो यहाँ पर सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जस्ट ऊपर बता दिया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें जो है आपको समझनी है। पहला देखो पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर, पहला पॉइंट कहता है आपका फर्स्टली यूजर प्रिपेयर हिज जॉब यूजिंग पंच कार्ड। इसके अंदर जो यूजर होगा वो पहले क्या करेगा, पंच कार्ड के थ्रू अपना जॉब है वो रेडी करेगा। सेकंड इसके बाद में क्या होगा आपका देन, फिर उसके बाद जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है वो उसको क्या करेगा, सबमिट करता है। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है ना वो सभी यूजर्स के लिए जॉब्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उन्हें सिमिलर रिक्वायरमेंट वाले बैचेज में अरेंज करता है। देखो पहले जॉब रेडी किया, जॉब रेडी करने के बाद अपन उसको किसको करेंगे, ऑपरेटर जो होगा ना उसको सबमिट कर देंगे। अब ऑपरेटर क्या करेगा, उसके अंदर जो सिमिलरिटी के जो भी जॉब्स है उनको क्या करेगा, अरेंज करेगा बैचेज वाइज। ये करने के बाद देखो देन ऑपरेटर सबमिट द बैचेस टू द प्रोसेसर वन बाय वन। इसके बाद जो ऑपरेटर होता है ना उस प्रोसेसर को एक के बाद एक क्या करता है, उसको सबमिट करता रहता है। और पांचों क्या कह रहा है यहाँ पर आपके, एक बैच के सारे जॉब एक साथ आपके एग्जीक्यूट होते ध्यान रखना। देखो बड़ी शानदार चीज रखी है। मुझे मान लो एक साथ सारे MP3 फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको पंच कार्ड के थ्रू रेडी करूंगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब MP3 रिलेटेड जो भी फाइल्स है पहले मैं उनको कलेक्ट करके अरेंज करूंगा, देन उसको क्या करूंगा, प्रोसेस को सबमिट करूंगा। तो इस तरीके से आपके काम आते थे कि इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें देखो क्या क्या पॉइंट है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आता है तो प्रायोरिटी इसमें सेट नहीं हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, ध्यान रखना। अब मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आ गई, उसको करना एग्जीक्यूट नहीं, इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है, मान जाओ। सेकंड आपका आता है स्टारवेशन, यानी इसको ये कह सकते हैं कि भाई अगर इसके अंदर कोई स्टारवेशन हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि एक बैच आपका कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग सकता है तो फिर इसमें क्या होगा, स्टारवेशन हो सकती है भाई। जब तक अगला वाला पूरा नहीं होगा तो दूसरी जो प्रोसेस होती है ना उसको वेट करना पड़ेगा, तो वो स्टारवेशन हो जाएगी। अगला आ जाता है यहाँ पर आपका IO ऑपरेशन के टाइम पर CPU जो है ना वो आइडल हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आपके देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। भाई ये प्रोसेसर है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं आगे आपको एक प्रोसेस स्टेट समझाऊंगा बड़ी शानदार तरीके से। तो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो मान लो कि भाई ये एक प्रोसेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये प्रोसेस यहां पर एग्जीक्यूट होने के लिए CPU के पास में आई हुई है।
और ये यहाँ पर आने के बाद मान लो ये कहते हैं मुझे कुछ इनपुट या आउटपुट करना है हार्ड डिस्क से या फिर मेमोरी से, तो ये जब इनपुट करी होगी ना तब तक यहाँ पर ये इनपुट करके जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक ये क्या करेगा, वेट करेगा दूसरा तीसरा। तो ये यहाँ पर आपका जो सीपीयू है ना वो आइडल हो गया, सीपीयू तो दूसरा कुछ काम ही नहीं कर रहा, सीपीयू तो बैठा रहेगा ना, जब ये यहाँ पर चला जाएगा तो सीपीयू तो आइडल हो गया यहाँ पर आपके। तो ये चीज भी आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो क्या हो गया, पहला तो हाई प्रायोरिटी वाली जॉब को सेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टारवेशन का मतलब होता है कि जब तक पहला बैच क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरे बैच वालों को वेट करना पड़ेगा। तीसरे में क्या होगा, सीपीयू जो है ना वो आपका आइडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, क्योंकि वो अगर इनपुट आउटपुट कर रहा होगा तो उस समय तो सीपीयू कुछ टास्क पूरा ही नहीं कर रहा होगा, ना ही वो अगले वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा, ना ही एक्सेस कर पाएगा। तो ये चीज आपके इसके अंदर आ जाती है। अगला देखो यहाँ पर इसके बाद में क्या आता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो इस प्रकार से काम करता है। देखो ये यूजर है, इसने एक जॉब 1 यहाँ पर सबमिट कराई, ये यूजर 2 है, इसने भी जॉब सबमिट कराई, ऐसे n नंबर ऑफ यूजर जो है जॉब सबमिट कराएंगे किसको, इस ऑपरेटर भाई को। ऑपरेटर के पास क्या आने के बाद ये ऑपरेटर क्या करेगा, इन बैचेज को, ठीक है, इन बैचेज वाइज इन जॉब्स को क्या करेगा, सेटल करेगा कि भाई जॉब नंबर 7, 5 एंड 2 जो है वो आपके इस बैच के अंदर रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से जॉब नंबर 4 एंड जो 1 है वो इस बैच के अंदर रखे जा सकते हैं। इनको ऐसा रखने के बाद में क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो सीपीयू और जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो भी इसके साथ यूजर ऑफ प्रोग्राम है वो सब इसको मिलकर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो ये इतना टाइम लगता है, इसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा है हल्का सा, लेकिन नुकसान भी है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय कीपिंग मल्टीपल जॉब्स, कोड एंड डेटा इन देम, ठीक है, इन दैट मेमोरी सो दैट द सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट इन केस सम जॉब, ठीक है, सम जॉब्स गेट्स बिजी विथ इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब यहां पर इसके मतलब क्या है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है कहां पर, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्योंकि रीजन क्या, देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन इसके अंदर बढ़ जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा जॉब्स मेमोरी में रखे जाते हैं, ताकि अगर एक जॉब बिजी हो तो दूसरा जॉब क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट होता है। इससे अब क्या फायदा होना शुरू हो जाएगा, सीपीयू आइडल होना कम हो जाएगा। तो इसमें एक ही सीपीयू होता है, ध्यान रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग में। तीसरा पॉइंट देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेसर के लिए इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। प्रोसेसर के लिए इसमें जो कंटेक्स्ट है वो स्विचिंग इसके अंदर हो सकती है, आपकी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जब करंट प्रोसेस वेट कर रहा होगा ना, जब मान लो कि आपका कोई करंट प्रोसेस है, ठीक है, कोई करंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर वेट कर रहा होगा, तो उस समय यहाँ पर आपका जो सीपीयू है ना वो यहाँ पर क्या करेगा, वेट स्टेट में चला जाता है। ये स्टेट्स क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लो कि आपकी बात करें, आप जब सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर शाम को वापस, रात को वापस सोने के बीच में आप अपने व्हाट्सएप पे हर टाइम का अपना स्टेटस अपडेट करते हो कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, ये देख रहा हूँ, ये खा रहा हूँ। तो ऐसे ही सीपीयू का भी क्या होता है कि जब वो एग्जीक्यूशन होती है सीपीयू की एक प्रोसेस की स्टार्ट होने से लेकर टर्मिनेट होने के बीच वो क्या क्या स्टेटस अपने चेंज कर रही है, तो वो चीजें स्टेट्स के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाले हैं उसके अंदर, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपके मल्टी प्रोग्रामिंग को यहाँ पर जो है दिखाती है, ध्यान रखना। सीपीयू आइडल देम रिड्यूस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने अभी जस्ट बता दिया, सीपीयू जो होता है ना वो यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सीपीयू आइडलनेस मतलब बेकार नहीं बैठा रहेगा। अगला मल्टीटास्किंग करो। मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहां पर आपका किसका एक्सटेंशन है भाई, ये आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक प्रकार का क्या एक्सटेंशन माना जा सकता है। इसमें भी आपका क्या हो जाता है भाई, सिंगल सीपीयू यूज होता है, ध्यान रखना, एक से, ठीक है, ये आपके इसके अंदर आ जाएगा, एक ही सीपीयू आपका इसके अंदर यूज होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, एक सीपीयू होता है लेकिन एक वक्त में एक से ज्यादा जो टास्क है वो रन कर सकते हैं। इसमें एक से ज्यादा, देखो क्या लिखा हुआ, सिंगल सीपीयू यूज हो रहा है, एबल टू रन मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। देखो सीपीयू तो एक ही है इसमें, लेकिन इसके अंदर इतनी भी एबिलिटी होती है कि एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन जो है टास्क के पूरे कर सकता है। अगला कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड टाइम शेयरिंग यूज्ड। इसके अंदर जो आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग और जो टाइम शेयरिंग जो कंसेप्ट है वो भी यूज होता है। ये क्या चीजें, ये सारी आपके आगे आ जाएगी, तो मैं आपको एक एक करके इनको समझाने वाला हूं, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग के अंदर क्या हो सकता है कि भाई मान लो कि यहाँ पर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपके पास में यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर टाइम शेयरिंग टाइप नेचर का हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मैं आपकी 30 मिनट की क्लास लूंगा। इस 30 मिनट में मान लो कि मैं इनको ट्यूशन क्लासेस ले रहा हूं, तो मैं इनको बोलूंगा कि भाई मैं तेरे को 7 मिनट दूंगा, तेरे को 10 मिनट दूंगा, तेरे को 5 मिनट दूंगा, ऐसे करके मैं इनके लिए टाइमिंग सेट कर दूंगा। तो ये आपके किस में आ जाते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अगला कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड टाइम शेयरिंग यूज्ड आ गया। इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस, ध्यान रखना, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला सीपीयू आइडल टाइम जो होता है ना वो और भी इसके अंदर कम हो जाता है, किसमें, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ध्यान रख लेना। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है आपकी। अगला
अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, मोर देन वन सीपीयू इन अ सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू जो है वो यूज होता है, किसमें? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो यूज भी किए जाते हैं। अगला, इंक्रीज रीडेबिलिटी वन सीपीयू फेल अदर, यानी अगर इसमें लिखा हुआ है कि रिलायबिलिटी, यानी जो इसके अंदर जो रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, विश्वसनीयता होता है, वो बढ़ जाती है। एक सीपीयू फेल हो गया तो दूसरा सीपीयू काम करना शुरू कर देगा, तो रिलायबिलिटी बनी रहेगी अपनी। अगला, बेटर थ्रूपुट भी मिलता है इसके ऊपर। अगला, लेसर, ठीक है, लेसर प्रोसेस स्टारवेशन इफ सीपीयू वन इज, देखो इसमें क्या मतलब है कि प्रोसेस होती है वो स्टारवेशन को भी कम करती है, ध्यान रखना। एक सीपीयू अगर बिजी हो गया तो क्या होगा? दूसरा सीपीयू काम करना शुरू कर देगा, तो ये चीज आपके इसके अंदर आ जाती है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन को सिंपल भाषा में समझो, ठीक है। इसका अगर प्योरली हिंदी वर्जन देखा जाए तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। यानी इसमें अगर अपन इसका यूज लें, ये ऐसा होगा कि जब एक टास्क, मतलब एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू को यूज कर रही होगी, काम कर रही होगी, तब दूसरी जो प्रोसेस होती है ना वो उसके लिए वेट कर रही होती है। तो ये चीज किसको दिखाती है? स्टारवेशन को दिखाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसको इस प्रकार से यूज लीजिए कि यह जब स्टारवेशन होगी वो दो, मतलब मल्टीपल सीपीयू होने से क्या हो जाएगा, ये उसको कम कर देगी। भाई जब मान लो एक सीपीयू उसके अंदर काम चल रहा है तो फिर क्या होगा, दूसरा वाला जो सीपीयू होगा वो क्या कर रहा होगा, उसके लिए काम कर रहा होगा। तो ये चीज आपके इसके अंदर आ जाती है, ध्यान रखना। तो ये आपकी क्या हो जाती है? स्टारवेशन हो जाती है इसके अंदर। अब देखो अगला, इसके बाद में इसके एमसीक्यूज की जो बारी आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड को देखते हैं, सॉरी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं पहले, इसके बाद आएगा। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आरटीओएस। आरटीओएस का कंप्यूटर अनुदेशक में भी एग्जाम था आपका, फुल फॉर्म पूछा गया था आपका। आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाता है? फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ओएस मैनेज मेनी बंचेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहां पर ये जो है इसके अंदर रिसोर्सेज जो होता है वो क्या कहा जाता है? इसके अंदर मैनेज किए जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसको समझो आप। इसमें ये कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड में कि इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू, ठीक है, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जीपीयू, इन सभी को क्या किया जाता है? इसके अंदर मैनेज किया जाता है, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? लूजली कनेक्टेड, और जो एटोनॉम्स जो कंप्यूटर होते हैं उनके नोड्स को यहाँ पर ये क्या कर देता है? यूज कर देता है। अगला देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क कम्युनिकेटिंग एंड फिजिकल सेपरेट कंपोनेंट नोड्स, यानी इसके अंदर अगर बात करें इंडिपेंडेंट और जो नेटवर्क कंप्यूटेशनल नोड होते हैं उनको कलेक्ट करके रखा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसको और भी आसान भाषा में समझना तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसके अंदर मतलब जो आपका टास्क होता है वो अलग अलग सीपीयू पर रन हो रहा होता है, लेकिन वो एज अ सिंगल यूनिट में काम कर रहे होते हैं। और लास्ट आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक एरर फ्री और कंप्यूटेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनका यूज ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंतर्गत यूज किया जाता है, ध्यान रखना। मेडिकल सर्विसेज में यूज है, और ऐसे जगह पर इसका ज्यादा यूज होगा जहां पर आपका थ्रूपुट फास्ट होना चाहिए, मतलब जो आउटपुट है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए, तो वहां पर इसका यूज होता है। किसका? आरटीओएस का। चलिए, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है हम ट्राई करते हैं कि इसके जो एमसीक्यूज है वो आपको कितने समझ में आ रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखो प्राइमरी रोल इसका क्या हो सकता है, इसके अंदर देखो दिया हुआ है, टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो प्रोग्रामिंग जो एप्लीकेशन होती है लैंग्वेज वो यूज करती है, क्रिएट करते हैं। सेकंड, टू मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बाय द कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल सही बात कही है इसने, जितने भी आपके कंप्यूटर रिसोर्स सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है, बी वाला ऑप्शन। अगला, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऑपरेटिंग अगर सिस्टम नहीं हुआ तो इसके बिना क्या होगा? तो यहां पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड हार्डवेयर इंटरेक्शन कोड। ओएस के बिना अगर मान लो कि आपका प्रोग्राम, अगर आपने कोई भी, जैसे मान लो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, लेकिन मैं वहां पर उसको डाउनलोड कर रहा हूं, किसको? कोई भी विंडोज के एप्लीकेशंस को। अब वो एग्जीक्यूट करूंगा कहां? भाई एनवायरमेंट ही नहीं है मेरे पास, मैं उसको कहां पर करूंगा? ओएस के बिना हर प्रोग्राम का हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन है ना वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो गया, और इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोड तो लिखना पड़ेगा। तो ये बात आप इसमें कहा जा रही है कि एप्लीकेशन में हार्डवेयर इंटरेक्शन कोड लिखना पड़ेगा अगर आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो, ध्यान रखना। अगला तीसरा, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टीपल जॉब्स इन मेमोरी टू रिड्यूस सीपीयू आइडलनेस? ये क्या कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जो कि मल्टीपल जॉब्स को मेमोरी में रखता है और सीपीयू के आइडल टाइम को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? सीधी सी बात है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगला,
व्हाट इज अ की फीचर ऑफ ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का की फीचर क्या माना जा सकता है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो की फीचर है वो कौन सा माना जाएगा? वो माना जाएगा सपोर्ट टाइम शेयरिंग एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग। अगला देखो 5वां पॉइंट आपका, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन अ सिस्टम विद क्रिटिकल टाइम कंस्ट्रेंट सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एयर जो आपके ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वगैरह जो होते हैं वहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप यूज होता है? तो वो यूज होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपने पहला चैप्टर अच्छे से क्लियर किया, जिसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, वो अभी आपने समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टीथ्रेडिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके डिफरेंसेस को क्लियर करेंगे। लास्ट हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी टाइप्स थे और इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको भी हमने क्लियर किया था, ठीक है। और एमसीक्यू आपने समझ लिए होंगे। इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है वो आपको लेक्चर नंबर 5 के बाद बताया जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है। तो इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर प्रोग्राम क्या है। देखो अपन एकदम नीचे वाले स्तर से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर को लेकर, तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सेट ऑफ जो यहाँ पर आपके ग्रुप ऑफ जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, एक से अधिक जो प्रोग्राम का कलेक्शन है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन प्रोग्राम भी बात करें तो प्रोग्राम किससे मिलकर बनते हैं? प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उससे मिलकर बनते हैं। आपके क्या प्रोग्राम मिलकर बनते हैं? तो प्रोग्राम एक प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटिव फाइल हो सकती है जो किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को रखती है। अभी जस्ट हमने बात कही थी भाई, आप एक C++ की बात कर लो, एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो, वहां पर एक प्रोग्राम लिखते हो, तो उस प्रोग्राम में वो एक एक्स फाइल है, एग्जीक्यूटिव फाइल जिसको बोलते हैं आप। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिखते हो आप, चाहे प्रिंट के हो, एग्जीक्यूट करने के हो, इफ एल्स के हो, हर चीज के कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिखे होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए या किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि आप एक छोटा सा एज कैलकुलेटर क्रिएट करो, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर वेरिएबल को डिफाइन करोगे, उसी के साथ आप उसको इफ एल्स की मदद से इंस्ट्रक्ट करोगे कि भाई अगर मान लो कि यूजर का वैल्यू जो है वो एज का इस हिसाब से आता है तो आपको एलिजिबल रखना नहीं रखना। तो ये क्या होता है? उस स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर रहा होता है ऐसा। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहां पर पहला देखो, इट इज एन कंपाइल्ड कोड रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। ये एक प्रकार का कंपाइल्ड कोड होता है जिसको रेडी टू एग्जीक्यूट माना जाता है। सेकंड, ये आपका कहां पर स्टोर होता है? ये डिस्क के अंदर स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है? डिस्क के अंदर। अगला बात करते हैं प्रोसेस किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। ऐसे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं ना, कहां पर जो रैम होती है वहां पर क्या होता है? ये एग्जीक्यूट होता है, ध्यान रखना। ऐसे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? बोलो। उसको कहते हैं अपन यहां पर प्रोसेस। और जो एग्जीक्यूटिव फाइल है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन यहां पर प्रोग्राम, ध्यान रखना। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों के दोनों काम आ जाएगी आपकी। अब बात करते हैं थ्रेड किसे कहते हैं? थ्रेड। थ्रेड एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर। देखो सबसे ऊपर हमने रखा था प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस चल रही है, लेकिन प्रोसेस के अंदर भी एक सिंगल स्ट्रीम मानी जाएगी, कौन? थ्रेड। प्रोसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है, ध्यान रखना। ये एक लाइट वेट प्रोसेस भी मानी जा सकती है, ध्यान रखना। चौथा देखो, यूज टू अचीव पैरेललिज्म बाय डिवाइडिंग प्रोसेस टास्क विच आर इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी पैरेललिज्म अचीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें एक प्रोसेस एक अलग अलग टास्क को इंडिपेंडेंटली क्या करती है? थ्रेड में डिवाइड करके एग्जीक्यूट कर रही होती है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक ब्राउजर है, उस ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स, देखो ये ब्राउजर है, इस ब्राउजर में यहां पर जो है मल्टीपल टैब्स आपके ओपन हो गया। यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर चला रहे हो, ठीक है, जिसमें आप टाइप करते हो तो आपकी स्पेलिंग चेक हो रही है, आप कुछ टास्क टाइप कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं या सेव कर रहे होते हैं। तो ये सारे साइमल्टेनियसली जो है टास्क हो रहे हैं, ये किसकी बदौलत हो रहे हैं? तो ये सब थ्रेड की बदौलत हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो चारों चीजें एक बार एकदम सिंपल वे में याद करवाता हूं। सबसे पहले प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है। सेकंड अपन अगर बात करें प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम जब अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रोसेस में तब्दील हो जाएगा। थ्रेड की बात करें तो थ्रेड खुद एक प्रोसेस के अंदर का एक सिंगल लाइन स्ट्रीम होगा, ध्यान रखना। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया एक ये अपनी खुद का एक सिंगल यूनिट होगा, ध्यान रखना।
लाइट वेट प्रोसेस के तौर पर। जैसे आप एक ब्राउजर चला रहे हैं, अब उसमें एक टैब आपने यहाँ पर मान लो फेसबुक का खोल दिया, यहाँ पर यूट्यूब चल रहा है, यहाँ पर nvidiaeducation.com चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 अलग अलग टैब, तो ये 3 क्या हो गए, ये 3 अलग अलग थ्रेड हो गए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसकी टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग की जो टेबल है इसको समझो। तो मल्टीटास्किंग की बात करें, यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, देखो मल्टीटास्किंग क्या कर सकता था, एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना अपने पास में। एक साथ एक से अधिक टास्क को एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। जबकि मल्टीथ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस एक टास्क को अलग अलग सब टास्क में डिवाइड करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मल्टीथ्रेडिंग। देखो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा रूप कौन सा है, बड़ा है आपका प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे आपके जो प्रोसेस होंगे, भाई एक बड़ी प्रोसेस है उसको छोटे छोटे जगह, प्रोसेस क्या हो सकती है, आपकी क्रोम ब्राउजर है, उसके अंदर 3 यूट्यूब है, फेसबुक है, nvidiaeducation.com है। तो ये 3 अलग अलग छोटी छोटी प्रोसेस है, तो इसको छोटी छोटी सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। किसने कर दिया, मल्टीथ्रेडिंग में। तो मल्टीटास्किंग मतलब एक से अधिक एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, एक साथ एक से अधिक टास्क का एग्जीक्यूशन होना, मल्टीटास्किंग। मल्टीथ्रेडिंग का मतलब होता है उस एक प्रोसेस को छोटी छोटी सब प्रोसेस में बांटना, क्या कहलाता है, मल्टीथ्रेडिंग। अगला क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन वन प्रोसेस हैव बीइंग कंटेक्स्ट स्विच्ड, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कंटेक्स्ट जो होता है वो स्विच किया जा सकता है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना जा सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, देखो एक प्रोसेस के थ्रेड का कंटेक्स्ट स्विच होता है, इसमें एक ही प्रोसेस होती है इसके अंदर, लेकिन इसमें मल्टीपल प्रोसेस हो सकती हैं। अगला नंबर ऑफ सीपीयू 1, यानी इसमें सिर्फ एक ही सीपीयू यूज हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सीपीयू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल 1, यानी इसमें या तो एक हो सकता है, एक से अधिक भी इसके अंदर हो सकता है। बेटर टू हैव मोर देन 1, अगर ये बेटर कब माना जाएगा, जब इसके अंदर एक से अधिक सीपीयू आपके यूज हो रहे होंगे। अगला आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन एग्जीक्यूशन की बात करें, तो आइसोलेशन और मेमोरी प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर, ध्यान रखना हर प्रोसेस को अलग अलग मेमोरी और रिसोर्सेज भी जो है इसको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रत्येक प्रोसेस को रन होने के लिए। लेकिन इसमें नो आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन, इसमें आइसोलेशन मिलता है और इसमें मेमोरी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिलता है। इसमें आइसोलेशन और मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं होता है, प्रोसेस के थ्रेड एक ही मेमोरी और रिसोर्स को यूज करते हैं। देखो ये यूट्यूब यूज हो रहा है, तो ये सिर्फ एक अकेला यहाँ पर रैम के अंदर यूज हो रहा होता है। जो मल्टीटास्क है, तो वो टास्क है ना, वो अलग अलग यहाँ पर मेमोरी या रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है, लेकिन ये तो सब एक ही डिपेंड होता है, तो प्रोटेक्शन तो मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं थ्रेड शेड्यूलिंग किसे कहते हैं। तो थ्रेड शेड्यूलिंग क्या होते हैं, तो थ्रेड का एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी के बेसिस पर होता है। आपका थ्रेड जो है वो प्रायोरिटी के बेस पर होगा, कौन सा पहले थ्रेड रन होना चाहिए वो उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। चाहे सभी थ्रेड एक रन टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हर थ्रेड को प्रोसेसर का टाइम स्लाइस जो होता है ना वो एलोकेट करके फिर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो आपका क्या कहलाता है, थ्रेड शेड्यूलिंग कहलाता है। यानी मल्टीपल थ्रेड्स में से उनकी प्रायोरिटी के बेस पर थ्रेड को रन करना क्या कहलाता है, थ्रेड शेड्यूलिंग। शेड्यूल का मतलब होता है टाइम को किसी स्पेसिफिक टाइम पर रन करना, तो ये आपका आ जाता है थ्रेड शेड्यूलिंग। डिफरेंस बिटवीन थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग, दोनों को याद रख लेना। थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग और प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला, थ्रेड इधर है आपका प्रोसेस, तो ओएस सेव करंट स्टेट ऑफ थ्रेड एंड स्विचेज टू अनदर थ्रेड ऑफ सेम प्रोसेस। इसका मतलब है कि ओएस थ्रेड का करंट स्टेट सेव करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो थ्रेड का भी करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, स्टेट क्या है, वो सेव करती है और उसी प्रोसेस के दूसरे थ्रेड पर उसको क्या कर देती है, स्विच कर देती है। इसको समझो वापस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा ना, वो आपका थ्रेड का जो करंट स्टेट अभी वो किस स्टेट पे है उसको क्या करेगी, पहले सेव कर लेगी और उसी प्रोसेस के जो दूसरा थ्रेड है उस पर क्या कर देगी, ये उसको स्विच कर देगी। अब जो थ्रेड है वो तो सभी किस में है, एक प्रोसेस के अंदर है, तो अभी इसकी स्टेट सेव की, फिर इसको स्विच कर देगी इस पे। ऐसे प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस का करंट स्टेट सेव करती है और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर चली जाती है। यहां पर तो क्या होता है, थ्रेड में एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर जाना क्या कहलाता है, आपका थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग। लेकिन प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग किसे कहते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जाना क्या कहलाता है, प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग। अगला दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसमें देखो डिफरेंसेस की बात अगर अपन देखें तो दूसरा पॉइंट इसमें कहता है डजंट इंक्लूड स्विचिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस स्पेस। इसका मतलब है कि इसमें मेमोरी एड्रेस स्पेस स्विच नहीं होता है, बट प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। आपके आईए एग्जाम में भी पूछा गया था। प्रोग्राम काउंटर एक प्रकार की मेमोरी है जो कि
अभी जो मान लो कि आपका 1001 पे मेमोरी एड्रेस पे आपका मान लो कोई एग्जीक्यूशन टास्क हो रहा है और इसके बाद यहां पर ये इसको एग्जीक्यूट करना, तो इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, ठीक है, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है मेमोरी एड्रेस उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है किसका, वो होता है आपका प्रोग्राम काउंटर जो मेमोरी होते हैं उसका यूज करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक्स होते हैं, उन सभी की जानकारी ये या एड्रेस होता है ना वो इस पे इंक्लूड नहीं करता, स्टोर नहीं करता। अगला इस साइड में क्या लिखा देखो, इंक्लूड स्विचिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस स्पेस, इसमें जो मेमोरी एड्रेस का स्पेस होता है वो स्विच होता है। अगला फास्ट स्विचिंग होती है, इसमें स्लो स्विचिंग होती है। फास्ट का मतलब क्यों फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि थ्रेड जो होते हैं वो तो लाइट वेट प्रोसेस होती है, तो वो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, उसके मतलब छोटे छोटे थ्रेड होते हैं तो उनको स्विच करना ईजी है, लेकिन इसके अंदर स्लो होता है। अगला सीपीयू कैश स्टेट इज प्रिजर्व्ड, इसमें सीपीयू का जो कैश स्टेट होता है वो प्रिजर्व रहता है, लेकिन इसमें बात करें तो सीपीयू का अच्छा स्टेट जो होता है ना वो प्लस होता रहता है, इसके अंदर ध्यान रखना। इसमें तो सेव होता रहता है लेकिन इसमें सेव नहीं होता है। ये दो चीजें इसके अंदर आपके काम करने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ध्यान रखेगा। तो पहला, व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम का मतलब क्या है, देखो अ कंपाइल्ड कोड रेडी टू एग्जीक्यूटेड स्टोर्ड एज एन डिस्क, यानी एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो रेडी टू यूज है, जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, जिसको डिस्क पर स्टोर किया गया है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोसेस किसे कहते हैं, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस प्रोग्राम को अपन क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ध्यान रखना। एक प्रोसेस के अंदर छोटी छोटी लाइट वेट जो आपकी लाइट वेट जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड जो प्रोसेस होती है उनको अपन थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो सबसे फास्ट कौन काम करेगा, वो करेगा थ्रेड, याद रखिएगा। अगला आता है यहाँ पर, ये इसके अंदर सी ऑप्शन होगा। अगला सेकंड, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग में मेन डिफरेंस क्या है, तो देखो मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली, मल्टीटास्किंग जो होता है वो एक टाइम में एक से अधिक टास्क को एक साथ यहां पर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, वाइल मल्टीथ्रेडिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ प्रोसेस इनटू सब टास्क, यानी एक टास्क को छोटे छोटे सब टास्क या सब प्रोसेस में डिवाइड करना, वो तो आ जाता है आपका किस में, मल्टीथ्रेडिंग में। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है, इसके अंदर आपका जो एक से अधिक टास्क होता है ना उसको अपन क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। थर्ड प्रश्न, Which of the following is not true about the thread, थ्रेड के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला, थ्रेड आर लाइट वेट प्रोसेस, ये तो होती है, बिल्कुल सही है। सेकंड, थ्रेड हैव देयर ओन मेमोरी स्पेस, नहीं होती है, इसके अंदर ध्यान रखना, इनकी खुद की मेमोरी स्पेस हो ही नहीं सकती है। अगला, थ्रेड, तो यहां पर ये बी वाला सही होगा, ध्यान रखना। सी भी बता देता हूं, देखो थ्रेड क्या है, अचीव पैरेललिज्म, पैरेलल यानी एक साथ आप उस टास्क को एग्जीक्यूट करके रन कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहा है। अगला, थ्रेड से रिसोर्स एलोकेटेड टू द प्रोसेस, प्रोसेस का जो रिसोर्स है वो एलोकेट कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगला, What happens, चौथा प्रश्न, What happens during thread context switching, थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग के दौरान क्या होता है, एक जब थ्रेड कंटेक्स्ट आपका जो स्विच करता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एंड स्टैक आर सेव्ड एंड स्विच, यानी जो भी प्रोग्राम काउंटर है, जो स्टैक है, जो रजिस्टर है, उनका स्टेट्स को ये सेव करता है, प्रिजर्व करके रखता है, ध्यान रखना उस टाइम। अगला पांचवा प्रश्न, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ए मल्टीथ्रेडिंग इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर अगर देखा जाए तो मल्टीथ्रेडिंग का क्या एग्जांपल आपको हेल्प कर सकता है। तो एक मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि मान लो कि एक आप ब्राउजर चला रहे हो, उस ब्राउजर के अंदर देखो ये मल्टीपल टैब्स खुले हुए, तो ये किसको दिखा रहे होते हैं, ये आपके मल्टीथ्रेडिंग को। मैं अगर एक बात करूँ, एक आप एक कोई टेक्स्ट ब्राउजर यूज कर रहे हो, टेक्स्ट आपका एडिटर यूज कर रहे हो, उसमें आप उसको टाइप भी कर रहे हो, स्पेलिंग भी चेक हो रही है, तो देखो ये टाइपिंग का, ये स्पेलिंग चेक का, ये सब क्या है, छोटे छोटे थ्रेड से, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाता है, इसके अंतर्गत ध्यान रख लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हम बात कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर आएगा। फर्स्ट और सेकंड को हमने फर्स्ट हाफ के अंदर पूरा कर लिया था, ये सेकंड आपको थर्ड आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। फोर्थ आपका जो अब आएगा वो आएगा आपका कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर आ जाता है वो है कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। इससे पहले हमने जितने भी कंसेप्ट देखे थे उनको अच्छे से आप रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट जो मैराथन है वो आपके लिए यहाँ पर जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार जो है बेहतरीन आपके लिए रिविजन करवाने वाली है। चलिए अब इस कंपोनेंट के अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहले आ जाता है कर्नल क्या होता है। तो कर्नल KERNEL लिखा हुआ है इसके अंतर्गत। तो कर्नल का मतलब है कि कर्नल जो है, देखो A kernel is that part of the operating system which interact directly with the hardware, ठीक है, and perform the most crucial task। यानी जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा पार्ट होता है जो हार्डवेयर के साथ, देखो हार्डवेयर होता है ये, यहाँ पर आपकी मान लो ये हार्डवेयर है, तो इसके साथ ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ध्यान रखना।
और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा ये जो है करवाया जाता है। तो इसको यहां पर ये समझिए कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी अपना कोई कमांड देगा तो वो इसको इस कर्नल के थ्रू क्या करेगा, इससे कनेक्ट करेगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और यहां पर अगर आपकी बात करें हार्डवेयर, तो इन दोनों के बीच में यहां पर लिंक के रूप में कौन काम कर रहा है, तो कर्नल। इसी कारण से इसको अपन यहां पर हार्ट ऑफ ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन यहां पर कर्नल का। अगर आपको यह भी पूछ लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट कौन सा है, तो भी आप क्या बताएंगे, इसको कर्नल के नाम से जानेंगे, ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत दो कंसेप्ट आ जाते हैं यहां पर आपके। ये एक तो सबसे ज्यादा फास्टली काम करता है, स्टार्टअप में सबसे पहले लोड होने वाला यही एक आपका पार्ट माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेकंड, इसमें यूजर स्पेस की भी बात करें तो यूजर स्पेस इसमें क्या देता है, वेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन, यानी जिस एनवायरमेंट के अंदर है आपका जो एप्लीकेशन रन हो रहा होता है वो यूजर स्पेस के अंतर्गत काउंट होता है, ध्यान रखना। तो यूजर स्पेस एक ऐसी जगह होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहां पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली क्या होती है, रन हो रही होती है। इन्हें कर्नल के थ्रू अपन हार्डवेयर एक्सेस मिलता है, कर्नल जो होता है उसी के थ्रू इसको हार्डवेयर एक्सेस मिलता है। इसमें दो प्रकार के एनवायरमेंट हो जाते हैं, एक तो GUI और एक आता है CLI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बटन्स और मेन्यूज के थ्रू यहां पर जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, यहां पर ये इंटरेक्ट होता है। CLI का मतलब होता है कमांड लिख के, सीधी सी बात है। वही देखो आप अपने एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मान लो कि आप यहां पर सेव का बटन दबा रहे हो तो क्या हो रहा था, यहां पर आपका सेव हो रहा था। लेकिन अगर ये बटन नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए कमांड देके इस फाइल को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ रहा होता। जैसे आप पाइथन में देखते हो वहां पर डंप कमांड है, इसी प्रकार से अगर ये नहीं होता इनकेस तो की बात कर रही है। अब बात करते हैं सेल कमांड के बारे में। सेल कमांड क्या होता है, तो सेल कमांड को देखो यहां पर लिखा हो ऑल्सो नो एज एन कमांड इंटरप्रेटर, तो कमांड इंटरप्रेटर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा सेल को, सेल SHEL, ठीक है, ELL ध्यान रखिएगा। तो सेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होगा जो यूजर के कमांड को एक्सेप्ट भी करता है और उन्हें एग्जीक्यूट भी करता है, दोनों काम यहां पर ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत होते हैं। अब बात करते हैं इस कर्नल के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। पहला आता है प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, पहला ध्यान रखना आप CPU और प्रोसेस को शेड्यूल कर सकता है, ठीक है, कि भाई कौन सा प्रोसेस या जो भी थ्रेड है, थ्रेड के अब कंफ्यूजन आपको नहीं आनी चाहिए। लास्ट जब मैं पार्ट में देखा था कि जो थ्रेड होते हैं वो छोटे छोटे सब प्रोसेस होती है, एक बड़ी प्रोसेस होती है उसके छोटे छोटे पार्ट है, तो ये प्रोसेस है आपकी, तो इसके ये छोटे छोटे सब प्रोसेस मान सकते हैं अपन, ध्यान रखना। तो इनको थ्रेड कहते हैं। तो थ्रेड लाइट वेट होते हैं इसीलिए फास्ट स्विच कर सकते हैं। अगला क्रिएटिंग डिलीट बोथ यूजर सिस्टम, यानी ये क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं जो भी सिस्टम की प्रोसेस होती है उसको। अगला सस्पेंड और सस्पेंड या सस्पेंड या फिर आपका रिज्यूमिंग भी कर सकते हैं उनको, ध्यान रखिएगा, प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं या रिज्यूम भी कर सकते हैं अपन। इसके अलावा प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, ध्यान रखना, और कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है, ध्यान रखना, प्रोसेस कंट्रोल में। अगर सेकंड की बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की आ जाती है, तो इसमें मेमोरी को एलोकेट भी कर सकते हैं और उसको वापस डीएलोकेट मतलब जो मेमोरी प्रोग्राम को दी गई है उसे वापस लेने की प्रोसेस। अगला कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय विच प्रोसेस, यानी कौन सी प्रोसेस उस पार्ट को या मेमोरी का पर्टिकुलर जो है एरिया यूज कर रही है, तो इसके बारे में भी ट्रैक कर सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट को लेकर। तो फाइल मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो इसमें फाइल का कंट्रोल रहता है, ठीक है। फाइल और डायरेक्टरीज बनाना और उसको डिलीट करने का, डायरेक्टरी मतलब जो फोल्डर आप क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसको आप बना भी सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या पर दे रखा है यहाँ पर आपके, सेकंड इसमें दे रखा है कि आप यहाँ पर उन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप उन फाइलों के जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं उसको मैप करने का मतलब है कि मुझे सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क के अंदर एक मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ड्राइव है जिसके अंदर मान लो एक सॉन्ग नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है यहाँ पर मान लो jk.mp3, तो मैं इनको मैप कर सकता हूँ ना, ये वहां मैं पता कर सकता हूँ इसके अंदर। इसके अलावा बैकअप भी प्रोवाइड होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती है। फोर्थ की बात करें, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस का अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो देखो पहला इसमें क्या लिखा, बफरिंग, डेटा को कॉपी बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कॉपी, केसिंग एंड स्पूलिंग। स्पूलिंग का फुल फॉर्म आया हुआ, ध्यान रखना, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये DSSB के एग्जाम में भी पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो ये बफरिंग का जो कंसेप्ट है वो प्रोवाइड किया। बफरिंग है क्या, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को कॉपी करने के लिए अपन जब भी डेटा कॉपी हो रहा होता है उस समय हमें एक टेम्पररी मेमोरी प्रोवाइड होती है, वो बफर के अंतर्गत आती है। अगला, ये अदर ऑपरेशंस होता है ना, वहां पर भी बफरिंग आता है। अगला, विद इन डिफरेंस
विद इन डिफरिंग स्पीड टू जॉब्स, यानी इसके अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि जो भी फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस वगैरह हो रहा होता है इसको भी यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर मैनेज करता है। अगला, जैसा अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये स्पूल मेमोरी कहाँ यूज होती थी, स्पूल आपको पता होगा, आप जब कंप्यूटर के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट दे रहे होते हैं तो जब प्रिंट हो रहा होता है तो उस समय टास्क बार पे एक प्रिंटर का आइकन आ जाता है, तो वो स्पूल मेमोरी को दर्शा रहा होता है। उसका मतलब है कि अभी जो भी प्रिंट हो रहे हैं तो उन सभी जॉब को क्यू के अंदर रखा हुआ है, और जब से जैसे वो सारे प्रिंट हो जाते हैं तो वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बफर एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके इसके अंदर आ जाए। तो देखो एक तो आपका आगा बफरिंग, ठीक है, जिसमें डिवाइसेस का कॉपी करने की बात कही थी। एक आ जाता है कैशिंग, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैशिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंटली जो एक्सेस डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, आपको पता ही होती है, जो कि सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अपन रजिस्टर की भी नहीं, स्पूलिंग की भी बात करें तो ये अलग अलग डिवाइसेस के लिए डेटा को टेम्पररी होल्ड करने का एक एरिया होता है। लिख लेना सभी अपने पास में। प्रिंटर के अंतर्गत जॉब या क्यू को मैनेज करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी को यूज किया जाता है। प्रिंटर में जॉब्स क्यू को मैनेज करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का यूज होता है, तो स्पूल मेमोरी का यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सभी लिख लेना इसको अपने पास में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये टाइप्स, कर्नल के कितने टाइप्स होते हैं। कर्नल के टाइप्स के अंतर्गत बात करें, पहला आता है मोनोलिथिकल कर्नल्स। तो मोनोलिथिकल कर्नल्स की बात करें तो इसमें ऑल फंक्शन कर्नल में ही यूज होते हैं, ध्यान रखना। फाइल के चाहे मैनेजमेंट की बात कर लो, इनपुट आउटपुट की। इसके अलावा इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसका साइज बल्कि होता है, ठीक है, जिसमें आप देख लो यहाँ पर तीसरा सी वाला पॉइंट, मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन इन हाई, ठीक है। इसके अंतर्गत इसको रन करने के लिए हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है मोनोलिथिकल कर्नल में, ध्यान रखना। ये फास्ट परफॉर्मेंस देता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसलिए फास्ट होता है, लेस रिलायबल होता है, ठीक है। एक मॉड्यूल अगर आपका यहाँ पर आपके क्रैश हो गया तो उस समय आप यहाँ पर जो है सारे के सारे जो प्रोसेस है वो डाउन हो सकते हैं। जैसे ये लिनक्स, यूनिक्स और एमएस डॉस के अंदर यूज होता है मोनोलिथिकल कर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछ लिया जाए मोनोलिथिकल कर्नल जो है किसके अंदर यूज होता है, तो याद रखिएगा मोनोलिथिकल जो कर्नल है वो इसी के अंतर्गत आपके यूज होते हैं। लिख लीजिए एक बार इसको भी सभी के सभी अपने पास में, मोनोलिथिकल कर्नल किसके अंतर्गत यूज होता है। मोनोलिथिकल कर्नल की बात कर ले तो यहाँ पर आपके जो मोनोलिथिकल कर्नल है तो ये देखो आपके फास्ट वे में तो काम करता है, ध्यान रखना, फास्ट वे में तो काम करता है ये, ध्यान रखना। हाई परफॉर्मेंस तो देता है लेकिन ये लेस रिलायबल रहता है, ध्यान रखना। और फास्ट परफॉर्मेंस क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आप इसके साथ क्या हो सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। इस प्रकार के कर्नल का यूज कहाँ पर होता है, जो मोनोलिथिकल कर्नल होते हैं, तो इनका यूज जो है वो आपके लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, इन सभी के अंदर यूज किया जा सकता है। तो ये पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बाद में, सेकंड आता है इसके बाद में, देखिए सेकंड पॉइंट जो आता है इसके बाद में वो आ जाता है अपने पास में माइक्रो कर्नल। तो माइक्रो कर्नल की बात आ जाती है। तो माइक्रो कर्नल की बात करें तो माइक्रो कर्नल जो होता है, ठीक है, वो कहां पर यूज होता है। जो माइक्रो कर्नल होता है वो सिर्फ मेजर फंक्शन, इसके अंदर सिर्फ जो है मेजर फंक्शन ही होते हैं कर्नल में, ध्यान रखना। जैसे फाइल हो गया या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया, तो ये इस प्रकार के इसके अंदर होते हैं। इसका साइज स्मॉलर होता है, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये ज्यादा रिलायबल होता है और ये मोर स्टेबल भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती है। यूजर और कर्नल मोड के बीच में स्विचिंग स्लो होती है इसके अंदर, इसी कारण से ये स्लो माना जाता है। एग्जांपल के लिए आपके एल फॉर लिनक्स होता है, सिम्बियन है, ठीक है, या मिनिक्स है, इन सभी में ये यूज होता है। आगे आता है हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल के बारे में समझिए आप, हाइब्रिड कर्नल के, ठीक है, इसके अंदर दोनों के आपको मौका मिल जाता है, एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिकल और माइक्रो और मोनोलिथिकल दोनों को इसके अंदर यूज होते हैं, ध्यान रखना। अगला ये फास्ट और मॉड्यूलर डिजाइन बेस्ड भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है इसका यूज जो मैक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक एंड विंडोज, उन सभी के लिए कौन सा हाइब्रिड कर्नल यूज होता है, जिसमें मोनोलिथिकल के भी गुण आ जाते हैं और माइक्रो के भी गुण आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। पहला, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बोला भी था कि ये हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी बात करें तो क्या हो सकता है इसका प्राइमरी रोल, तो इसका प्राइमरी रोल हो सकता है टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स एंड एग्जीक्यूट क्रिटिकल टास्क, ठीक है। जो हार्डवेयर रिसोर्स होते हैं उसको भी मैनेज करता है, इसके अलावा जो क्रिटिकल टास्क होते हैं उनको भी मैनेज करता है। नेक्स्ट देन सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोलिथिकल कर्नल। तो मोनोलिथिकल कर्नल की इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। पहला, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। आर इन यूजर स्पेस, ये नहीं है। अगला, इट हैज एन स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज तो होती नहीं, आपको पता है ये मोनोलिथिकल के अंतर्गत ये तो हाई होती है। अगला,
इट प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन विद द हायर परफॉर्मेंस। बिल्कुल आपकी सही बात कही जा रही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंक्शन ऑफ कर्नल रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द कर्नल रिलेटेड टू द मेमोरी मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो कि कर्नल से रिलेटेड है, मेमोरी मैनेजमेंट को रिगार्ड रखे तो इसके अंदर देखो पहला ऑप्शन दे रखा है एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस। जो मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करने का काम है वो इसी के अंदर ही होता है। अगला, विच टाइप ऑफ कर्नल कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक। ये ऐसा कौन सा कर्नल होता है जिसमें मोनोलिथिकल और माइक्रो दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वो होता है आपका कौन सा, हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल कौन यूज करता है, मैक हो गया, विंडोज हो गया, ये सब इसी के द्वारा यूज होता है। और लिनक्स कौन सा यूज करता है, वो ध्यान रखना मोनोलिथिकल। वो हायर परफॉर्मेंस देता है बट वो लेस रिलायबल माना जाता है। अगला, हाउ डू यू प्रोसेस इन अ यूजर स्पेस कम्युनिकेट विद द कर्नल स्पेस। ठीक है, यहाँ पर लास्ट जो 5 प्रश्न है इसको भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। यूजर स्पेस प्रोसेस कर्नल स्पेस से कैसे कम्युनिकेट करता है। जो यूजर का स्पेस है वो जहाँ पर प्रोग्राम रन हो रहे थे वो कर्नल स्पेस से कैसे कम्युनिकेट करता है, तो ध्यान रखिएगा ये कैसे करता है, बाय यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसकी फुल फॉर्म सभी के पास नोट डाउन होनी चाहिए, लिख लीजिएगा सभी के सभी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस के थ्रू जो है यहाँ पर ये इसके साथ में कम्युनिकेट करता है। यूजर स्पेस जो होता है वो कर्नल के साथ में, कर्नल स्पेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, आईपीसी के थ्रू। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 हो चुका है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत हमने कर्नल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपन 5वें चैप्टर की। अब हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 की। इससे पहले हमने 4 लेक्चर तक देख लिए थे, कर्नल्स को अच्छे से समझ लिया था। 5वां लेक्चर जो है वो आपका रहने वाला है सिस्टम कॉल्स को लेकर। ठीक है, और सिस्टम कॉल को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये सिस्टम कॉल किस तरीके से, यानी किसके वे, मतलब देखो हाउ डू एप्स इंटरेक्ट विद द कर्नल। यानी यहाँ पर जो भी एप्स होते हैं वो आपके इंटरेक्ट कर्नल के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, तो वो आपके सिस्टम कॉल के थ्रू करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो आप भाई अब दूर स्थान पे, तो आप मुझे मान लो क्या करेंगे, आप मुझे बुलाएंगे, भाई कॉल करेंगे मुझे, तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे जो आपका जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर के साथ अगर मान लो कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई मान लो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई टास्क दिया, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर से कैसे काम करवाएगा, थ्रू इस सिस्टम कॉल से। ध्यान रखना, इस सिस्टम कॉल के थ्रू वो क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट को इसको भेजेगा और ये वापस इस पर रिप्लाई प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं यहां पर, जैसे सबसे पहला सिस्टम कॉल, जैसे एक अपन बात करते हैं MKDIR। ठीक है, MKDIR का फुल फॉर्म याद रख लेना सभी अपने पास में, मेक डायरेक्टरी का, जैसे क्या कहा जाता है इसको, मेक डायरेक्टरी लिख लेना अपने पास में। MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अब ये यहां पर देखो MKDIR कमांड क्या होता है, तो मेक डायरेक्टरी जो MKDIR जो मेक डायरेक्टरी कमांड होता है वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, ये जो कर्नल होगा उसको क्या करेगा, ये कॉल करेगा। ठीक है, और फिर फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल से रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक नया डायरेक्टरी मतलब आप ये समझिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर होते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल्स को अपन मैनेज करके रख रहे होते हैं। इसी प्रकार से अपन सिस्टम के अंदर जो है इसी प्रकार की जो डायरेक्टरी है उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो अपन इसको MKDIR कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ध्यान रखना, MKDIR अपन कमांड देंगे तो उससे क्या होगा कि ये एक इनडायरेक्टली कर्नल को बोलेगा कि भाई आप क्या करो कि मुझे एक यहां पर सिस्टम के अंदर क्या करो, एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दो। फिर देखो सेकंडली कहो MKDIR जो होता है ना वो सिर्फ एक ही रैपर क्लास होती है जो एक्चुअल सिस्टम कॉल का यूज करती है। ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ही रैपर क्लास होती है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तीसरा पॉइंट, तो MKDIR के साथ जो है इंटरेक्शन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, भाई MKDIR जो कमांड है उसका यूज करना पड़ेगा। भाई आपको कनेक्ट होना है तो आपको लिखना पड़ेगा MKDIR, तभी तो ये समझ पाएगा कि भाई वो यूजर जो है वो क्या करना चाह रहा है, कोई डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाह रहा है। अगला देखो यहाँ पर अगर अपन को कोई प्रोसेस को क्रिएट करना है, क्रिएटिंग अ प्रोसेस, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहला यूजर स्पेस। ठीक है, यूजर स्पेस यानी यूजर जो है वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा यहाँ पर अपन कोई सिस्टम कॉल को यहाँ पर जो है ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर अपन कर्नल का स्पेस की बात करें तो सिस्टम कॉल जो होता है EXEC का यूज करके एक प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। किसका यूज करके, भाई EXEC ये कमांड का यूज करके भी वो क्या कर सकता है, सिस्टम कॉल को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वो फिर बाद में यहाँ पर जो है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो कंट्रोल होता है वो वापस यूजर स्पेस में क्या कर देता है, भाई रिटर्न कर देता है। तो सीधी सी बात है, पहले आपको यूजर स्पेस चाहिए होगा, उसके बाद आप प्रोसेस को क्रिएट करेंगे एंड देन बाद वापस क्या करेंगे, आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था इसका। इसके अलावा देखो यहाँ पर ट्रांजिशन फ्रॉम US टू केस। ठीक है, आपका यूजर स्पेस, यूएस मतलब यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में डन बाय द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जो भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब एक बाधा, रुकावट कह सकते हैं आप इसको। तो इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, देखो अगर आप एक ट्रांजिशन कर रहे हो, मतलब यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। तो ये ट्रांजिशन जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू किए जा सकते हैं। अगर आप यूजर स्पेस से सॉफ्टवेयर स्पेस में, अगर आप कर्नल स्पेस में अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं
तो देखो ये किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, सिस्टम कॉल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पहला यहां पर कह रहा है कि सिस्टम कॉल जो होता है ना वो सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो सिस्टम कॉल होते हैं वो किसके अंदर डन किए जाते हैं, लिख लो एक बार सभी के सभी अपने पास में। सिस्टम कॉल किसके थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं, सिस्टम कॉल किसके थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं, लिख लीजिए भाई एक बार सभी के सभी। अगर आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है सिस्टम कॉल किसके अंतर्गत क्रिएट किए जाते हैं, सिस्टम कॉल जो होते हैं ना वो किसके अंदर क्रिएट किए जाते हैं भाई, ये आपके सी लैंग्वेज के अंतर्गत क्रिएट किए जाते हैं। जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई यूजर स्पेस है, अगर आप उसको कर्नल स्पेस में ट्रांजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम कॉल का सहारा लेना पड़ेगा। और सिस्टम कॉल को किस में क्रिएट करेंगे भाई, सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला देखो पॉइंट इसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसके अंतर्गत, देखो यूजर देखो आपने यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट कर लिया। अब सिस्टम कॉल क्या करेगा, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसका यूज करके आप यूजर कर्नल, ठीक है, यूजर प्रोग्राम जो होता है ना वो कर्नल से वो सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकता है जिन्हें अपन परफॉर्म करने के लिए उनके पास परमिशन नहीं होती है। यानी आपको उस परमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम कॉल करना पड़ेगा। अब इसको इंप्लीमेंट किससे करते हैं भाई, बार बार मैं बता रहा हूं, देखो सी प्रोग्रामिंग है भाई, आपको इस हार्डवेयर से कुछ आपको टास्क एग्जीक्यूट करवाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक कॉल करना पड़ेगा सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल किसके थ्रू मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू करने क्रिएट कर रहा हूं। अब इसका यूज करके भी तो फिर मैं आपको यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में ट्रांजिट भी करवा सकता हूं। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है, ध्यान रख लेना। तो एग्जांपल में इसमें देख लो यहाँ पर कुछ आ रखे हैं। जैसे एग्जांपल आप ये मान सकते हो कि भाई आपको मान लो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना है या कोई दूसरे प्रोग्राम के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, तो इन सभी के लिए प्रोग्राम क्या हो सकता है भाई, एक ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप इस प्रोग्राम में अगर आप कोई कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो उसके लिए भी सिस्टम कॉल बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। तो सिस्टम कॉल एक ऐसी प्रोसेस के लिए, मतलब सिस्टम कॉल जो होता है ना वो एक प्रोसेस के लिए यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने का एकमात्र तरीका है, ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाता है कि यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए आपके पास कौन सा एक वे है, ओनली वन वे आपके पास है, वो है आपका क्या, सिस्टम कॉल। ये देख लीजिए यहां पे, जैसे मान लीजिए अभी ये जैसे नीचे दे रखा है आपका, ठीक है, देखिए अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये मेरे पास में एक कर्नल मोड है, ठीक है, और ये यूजर मोड। यूजर मोड में कौन रहता है भाई, हम रहते हैं, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन चल रहा है। अब मैं यहां पर जो है, अगर मैं यहां पर जो है इस, अगर मान लो कि मुझे यहां पर इस कर्नल मोड के अंतर्गत स्विच करना है तो उसके लिए मेरे पास में क्या तरीका है भाई, मेरे पास एक तरीका है, वो है आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस। क्या है भाई, सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंतर्गत कनेक्ट हो सकता हूं, इसके साथ जुड़ सकता हूं। फिर आप अपनी भले रिक्वेस्ट करो भाई मुझे कोई इनपुट आउटपुट करना है, कोई ऑपरेशन या मुझे कोई प्रोसेस को अगर एक्सेस करना है, प्रोसेस क्रिएट करनी है, तो उस सभी के लिए यहां पर जो है सिस्टम कॉल हमारे हेल्प कर जाते हैं भाई, ध्यान रखना। तो ये यहां पर हमारा जो है एक कंसेप्ट समझाता है कि भाई किस प्रकार से ये जो चीजें हैं वो काम करती हैं हमारे लिए। अब देखो इसके बाद में अगर आपको पूछा जाता है कि सिस्टम कॉल कितने प्रकार की होती है तो इसको भी समझ लीजिए आप। सिस्टम कॉल के टाइप्स भी कई बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल के लिए। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल के अंतर्गत पहला आता है प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकती है, एंड करना या एबॉर्ट करना, इसके अलावा लोड करना या एग्जीक्यूट करना, इसके अलावा प्रोसेस को क्रिएट करना या टर्मिनेट करना, इसके अलावा गेट प्रोसेस है, ठीक है। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट है, यानी एट्रीब्यूट के मतलब उस प्रोसेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है उसको अगर आपको एक्सेस करना है या अगर आपको सेट करना है, या तो प्राप्त करना है या फिर उसकी जगह सेट का मतलब हो सकता है अपडेट। क्या हो सकता है बेटा, अपडेट, ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पर आपके टाइम के लिए वेट करना है या फिर आपके इवेंट के लिए, या देखो वेट इवेंट है या फिर आपका सिंगल इवेंट है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेमोरी को एलोकेट करना है या डी एलोकेट करना है तो मतलब फ्री करना है तो उसके लिए यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं किसका, सिस्टम कॉल का। पहला तो था प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं अपन दूसरे जो कि फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल के ऊपर क्या क्या प्रोसेस हो सकता है फाइल के ऊपर क्या क्या प्रोसेस किए जा सकते हैं बेटा, तो देखो फाइल के ऊपर अपन यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या रीपोजिशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपन फाइल के जो एट्रीब्यूट है उसको प्राप्त कर सकते हैं या उसकी जगह पर अपन उसको नया सेट भी कर सकते हैं। तो ये भी अपन के किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी आपके फाइल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो ये होता है दूसरा टाइप। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की जो कि डिवाइस मैनेजमेंट को लेकर। तो डिवाइस मैनेजमेंट के ऊपर अपन क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब डिवाइस मैनेजमेंट के लिए क्या क्या सिस्टम कॉल हो सकती है। तो डिवाइस को अगर आपको मैनेज करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या हो सकती है भाई, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो या तो उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर लो या फिर उसको रिलीज करने की कोशिश करो, तो ये आपका आ जाता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप उस डिवाइस को रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो या रीपोजिशन करना चाहते हो तो भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप उस डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को यानी उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करना चाहते हो या उसकी जगह पर नहीं अपडेट करना चाहते हो सेट, तो भी आता है। इसके अलावा लॉजिकली अटैच और डी अटैच डिवाइस, जो भी डिवाइस है उसको लॉजिकली अगर आपको अटैच करना है डी अटैच करना तो भी यूज कर सकते हो।
अब चौथा जो टाइप आता है वो आता है यहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस को लेकर। तो इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस के अंतर्गत भी सिस्टम कॉल आपके यूज की जा सकती है। तो वो कौन कौन से आ सकती है? तो देखो इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस की बात करें तो इसके अंदर देखो पहला आ जाता है आपके गेट टाइम और डेट। जो भी टाइम या डेट है उसको गेट करना, मतलब आपने सिस्टम की जो भी डेट है और टाइम है उसको अगर एक्सेस करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो भी हो सकता है, या उसकी जगह पर नई डेट या टाइम सेट कर सकते हो, यानी अपडेट। इसके अलावा यहाँ पर आपके सिस्टम का जो डेटा है उसको प्राप्त कर सकते हो या सिस्टम के डेटा को सेट कर सकते हो। इसके अलावा प्रोसेस होगी, फाइल होगी, डिवाइस होगी, उसके एट्रीब्यूट को प्राप्त, एट्रीब्यूट्स मतलब उसके बारे में जो जानकारी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई प्रोसेस है, फाइल है या डिवाइसेज है, उनके एट्रीब्यूट को सेट करना चाहते हो, प्रोसेस करना चाहते हो, मतलब गेट करना चाहते हो, तो दोनों के लिए यहाँ पर यूज आ सकती है। अगला देखो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत देखें तो कौन कौन से सिस्टम कॉल हो सकते हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए उसको क्रिएट करना या डिलीट करने का काम है वो आप कर सकते हो। कनेक्शंस को क्रिएट करना पड़ेगा और कनेक्शन खत्म होने के मतलब काम पूरा होने के बाद उस कनेक्शन को डिलीट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अपन उसको सेंड या रिसीव कर सकते हैं मैसेज के अंतर्गत। इसके अलावा अपन अगर कोई भी ट्रांसफर जो स्टेटस है इंफॉर्मेशन की वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके कोई भी जो डिवाइस है उसको अटैच या डीअटैच कर सकते हैं। तो ये भी आपके रिमोटली मतलब जो दूर स्थान पर स्थित है तो उसके साथ कनेक्ट करना या डीअटैच करना, तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपके सिस्टम कॉल्स जो भी यूज की जा रही होती है इसके अंतर्गत। अब अगर अपन इसके अंतर्गत बात करें, ठीक है, तो ये इसकी कैटेगराइज है कि भाई कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। तो प्रोसेस कंट्रोल जो विंडोज की बात करें तो विंडोज के अंदर जो प्रोसेस कंट्रोल है वो कौन कौन से? क्रिएट प्रोसेस है, एग्जिट प्रोसेस है और वेट और सिंगल प्रोसेस है। यूनिक्स की बात करें तो इसमें आपके फॉक आ जाता है, एग्जिट आ जाता है और वेट आता है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉक वाला कई बार पूछ ले जाता है। तो यूनिक्स के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो प्रोसेस के लिए यहाँ पर कौन सा ये फॉक आपके जो कमांड है वो यूज हो सकता है। अगला फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके विंडोज के अंदर क्रिएट, रीड फाइल, राइट फाइल है, क्लोज हैंडल है, इसके अलावा सेट फाइल सिक्योरिटी है, इसके अलावा इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन ग्रुप है। ये सब आपके आ जाते हैं फाइल मैनेजमेंट में। इसके अलावा यूनिक्स की बात करें तो इसमें ओपन, रीड, राइट, क्लोज, चेंज मोड है, अनमास्क है और चॉन है, ठीक है, चेंज ऑन है। ध्यान रखना तो ये आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? भाई ये यूनिक्स की बात की जा रही है। ध्यान रखना आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकता, तो ये यूनिक्स की बात की जाती है। अगला आ जाता है यहाँ पर आपके चेंज ओनरशिप, वो था आपकी, ध्यान रखना ये CH1। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो विंडोज में आ जाता है आपके सेट कंसोल मोड। इसके अलावा यहाँ पर आपके रीड कंसोल हो सकता है और राइट कंसोल हो सकता है। यूनिक्स की बात करें तो इसमें आपके IOCTL, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके रीड है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, CTL देना मतलब। इसके अलावा रीड आ गया फिर राइट आ गया। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपकी गेट करंट प्रोसेस हो सकती है, सेट टाइम हो सकती है और स्लीप हो सकती है। और यूनिक्स की बात करें तो इसमें आपके गेट प्रोसेस ID, गेट PID, ये परीक्षा में आया हुआ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस के आईडी को प्राप्त करने के लिए गेट PID होता है, अलार्म हो सकता है और स्लीप हो सकता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आपकी गेट पाइप हो सकता है, क्रिएट पाइप हो सकता है, क्रिएट फाइल मैपिंग हो सकता है और मैप व्यू ऑफ फाइल हो सकता है। यूनिक्स की बात करें तो इसमें आपके पाइप हो सकता है, ठीक है, SS मैनेजमेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके शेल मैनेजमेंट के बाद में आपका आ जाता है Nmap, ठीक है, जो कि नेटवर्क मैप के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि ये चीज भी आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। तो ये थी आपके लिए बेसिक यहाँ पर जानकारी इसको लेकर। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से प्राइमरी फंक्शन सिस्टम कॉल जो है आपके आ सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं सिस्टम कॉल के, ठीक है, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत। तो देखो यहाँ पे टू अलाउ यूजर प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द कर्नल, यानी अगर आपकी बात करें तो सिस्टम कॉल जो होता है ना वो क्या अलाउ करता है, जो कर्नल होता है उसके थ्रू सिस्टम कॉल जो होता है ना वो प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये आपके इसके अंदर बी वाला ऑप्शन है। अगला विच सिस्टम कॉल कैटेगरी इन्वॉल्व ऑपरेशन लाइक क्रिएट, डिलीट एंड रीडिंग फाइल्स, यानी कौन सा सिस्टम कॉल जो है वो यहाँ पर आपके ऑपरेशंस हैं, किसी भी ऑपरेशन को क्रिएट करना है या उसको डिलीट करना है या उसको रीड करना है फाइल से, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। तो वो करता है आपका कौन सा, फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत, फाइल मैनेजमेंट के अंदर। अगला गेट फाइल अभी नहीं पढ़े थे अपन ने ऊपर, ठीक है, ऐसा ओपन है या उसको क्रिएट करना है, रीड करना, राइट करना है ऐसे। अगला What trigger the transition from user mode to kernel mode in the context of system call, ठीक है, सिस्टम कॉल के संदर्भ में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना आपका। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर आपके जो ट्रिगर है वो यूजर मोड को कर्नल मोड के अंतर्गत जो है स्विच करवा सकता है। तो वो आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। क्या हो सकता है भाई, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू अपन कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल इज यूज्ड इन यूनिक्स टू
टर्मिनेट प्रोसेस, ठीक है। यूनिक्स के अंतर्गत किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, यूनिक्स के अंतर्गत किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किस सिस्टम कॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ध्यान रखना, अपन एग्जिट जो सिस्टम कॉल है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। टर्मिनेट करना है, ध्यान रख लेना। अगला, Which system call is used in Unix to create a new file? न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए यूनिक्स में किस सिस्टम कॉल का प्रयोग होता है? तो इसके लिए अपन यहाँ पर ओपन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए भाई? ओपन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। सिस्टम कॉल जो होता है ना, वो किसी भी नई फाइल को क्रिएट करने के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? ओपन का। अगला, यूनिक्स की बात है, ध्यान रखना। Which of the following system call is used to allocate memory in process control category? प्रोसेस कंट्रोल कैटेगरी के अंतर्गत मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किस सिस्टम कॉल का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए अपन करते हैं एलोकेट का। किसका? एलोकेट का। और फ्री का यूज किसके लिए करते हैं? टर्मिनेट करने के लिए। ये टर्मिनेट करेगी और ये एलोकेट करेगी। अगला, इन विच कैटेगरी ऑफ सिस्टम कॉल वुड यू फाइंड ऑपरेशन रिलेटेड टू मैनेजिंग डिवाइस एट्रीब्यूट? ठीक है, इनमें से किस सिस्टम कॉल के अंतर्गत आप डिवाइसेस की जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको मैनेज करने के लिए रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं? तो वो आता है डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत। किसमें? डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू सेंड अ मैसेज इन यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत अगर आप कोई भी मैसेज को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई? MSGSND, ठीक है। MSGSND यानी मैसेज सेंड कहते हैं इसको। MSGSND जो सिस्टम कॉल होता है उसके थ्रू अपन मैसेज को कॉल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट चैप्टर हमने क्लियर किया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और इसी के साथ हम 5 चैप्टर पूरा कर चुके हैं। 5 चैप्टर हमारा सिस्टम कॉल जो है वो क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर यानी लेक्चर नंबर 6, जिसके अंतर्गत अपन कंप्यूटर ऑन होने के टाइम की जो भी घटनाएं हैं वो समझ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 6 आपके लिए बहुत ही छोटा सा होने वाला है। बस इसमें हम ये समझेंगे कि जब आपके कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें, इवेंट जो है वो अक्कर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब अपन पीसी ऑन करेंगे, यानी जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तब सबसे पहले आपके पावर सप्लाई जो कंप्यूटर की होती है वो कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर होते हैं उनको पावर दे रही होती है, यानी उनको ऑन कर रही होती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ देखो सीपीयू इनिशियलाइजेशन को लेकर। तो सीपीयू इनिशियलाइजेशन और इसके अंदर जो फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम क्या करता है, उसको सर्च करता है। यानी सीपीयू जो होता है वो क्या करता है, खुद को पहले तो इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज मतलब वो होता है कि आपके लिए लोड करेगा, और एक फ्रेमवर्क प्रोग्राम होता है, फ्रेमवर्क प्रोग्राम होगा, उसको क्या करेगा, वो ढूंढेगा, जिसको अपन क्या नाम से जानते हैं, बायोस। और ये बायोस कहाँ होती है, रोम के अंदर। और ये सवाल आपको पता हो तो आपके आईए एग्जाम में भी था, ठीक है, कंप्यूटर टीचर में भी था। यहां पर समझना आपको यह है कि जो ये बायोस होता है, बायोस, इस बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहां पर जब सीपीयू आपके इनिशियलाइज हो गए खुद, तो उसके बाद वो क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क प्रोग्राम को ढूंढेगा जिसको अपन बायोस के नाम से जानते हैं। ये रोम के अंदर होता है, सीधी सी बात है। ये जो बायोस होता है वो होता है कहां पर, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी जिसको कहा जाता है, ध्यान रखना। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। वैसे अगर आप एक एक वीडियोस को देखना चाहते हो या कोर्सेज के अंदर देखोगे तो। अब यहां पर अगर बात करें तो बायोस क्या है, तो बायोस को अभी जस्ट मैंने बता दिया, एक रोम के अंदर स्टोर्ड एक प्रोग्राम होता है जो मदरबोर्ड के अंतर्गत आपके लगा होता है रोम, ठीक है। ये कंप्यूटर को बेसिक जो लेवल पर जो भी एक्सेस और सेटअप करने की फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करता है। और अगर मॉडर्न पीसी यूज कर रहे हो तो वहां पर क्या आ रहा है, ये UEFI के नाम से, ध्यान रखना, ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा सभी। अगर आप मॉडर्न कंप्यूटर पीसी यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये सीपीयू जो होता है वो किसको लोड कर रहा होता है, वो लोड कर रहा होता है, यहां पर ध्यान रखना, UEFI को। और ये UEFI आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला इस बार के एग्जाम्स के लिए, इनको याद कर लो। UEFI का मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क, ठीक है, फर्मवेयर इंटरफेस। याद कर लो सभी, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। याद हो चुका है भाई सभी को, ठीक है। तो यहां पर मॉडर्न पीसी के अंदर UEFI, बाकी बायोस तो मिलता ही है। अभी बायोस होया या फिर आपका UEFI हुआ, इनका काम क्या होता है पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। ये जो बायोस और जो भी आपके UEFI होता है, इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर समझो, जो आपका बायोस और जो UEFI आता है वो क्या करता है, बायोस जो सीपीयू जो होता है ना वो बायोस को रन करता है। उसके बाद आपका जो भी सिस्टम हार्डवेयर होता है उसको पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करेंगे कि भाई हार्डवेयर आपका सही है कि नहीं है, देन उसको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एक प्रोसेस होती है जिसको क्या नाम से जानते हैं, जो बूट प्रोसेस होती है ना, उसके अंतर्गत एक प्रोसेस होती है जिसको अपन पोस्ट के नाम से जानते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ भी था, ये जस्ट अभी हमने किया था, ठीक है। उनकी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर, इफ समवन इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, लाइक मिसिंग रैम, अगर मान लो कि आपकी रैम सही से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस समय यहां पर जो है बूट प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट, यानी ये कंप्लीट के बारे में बात की जा रही है कि एक प्रोसेस होती है जिसको पोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बायोस ये चेक करेगा कि जितने भी हार्डवेयर है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है
तो उसके लिए अपन एक एरर को, मैसेज को जो है वो शो करते हैं, और उस समय जो बूटिंग प्रोसेस हो जाती है वो क्या होती है, रुक जाती है, ध्यान रखना। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है उसको पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो बायोस के अंतर्गत ये चेक करना कि क्या हार्डवेयर प्रोसेस सही से काम कर रही, हार्डवेयर जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो एक एरर मैसेज को दिखाने के बाद बायोस इस प्रोसेस जो होती है वो होल्ड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब बायोस के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि आपके मतलब जो एडवांस फीचर्स भी होते हैं, अगर आप UEFI यूज करते हैं, सॉरी, तो UEFI सिर्फ हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करने से ज्यादा कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक, हार्डवेयर जो इनिशियलाइज होता है इनके करने से ज्यादा से भी जो है ये काम कर सकता है। जैसे इंटेल मैनेजमेंट का आप बात कर लो, इंटेल मैनेजमेंट जो इंजन होता है, ठीक है, ये फीचर जो है इंटेल के एक्टिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी AMT के नाम से जिसको जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं भाई उसको, एक्टिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, AMT लिख लेना इसको भी। तो ये जो AMT होता है उसको सपोर्ट करता है, जिससे बिजनेस जो प्रोसेस होती है ना। अब देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, बायोस विल हैंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बूटिंग योर पुसी, ठीक है, योर OS बूट लोडर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक प्रोग्राम होता है जिसको अपन यहाँ पर बूट लोडर के नाम से भी जानते हैं। तो बायोस या UEFI जो होता है वो OS के जो भी बूट लोडर होता है उसको बूटिंग की जो है जिम्मेदारी सौंपता है। मतलब बूट लोडर मतलब जो आपके प्रोग्राम होता है उसको लोड करने के लिए अपन यहाँ पर, बूट का मतलब होता है प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है ना वो बूट होती है, बूटिंग जिसको कहते हैं। इसी बूटिंग के अंतर्गत 3 कंसेप्ट भी हम देखते हैं, कौन कौन से, वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग मतलब आपका कंप्यूटर अगर मान लो कि चल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर ऑन है, और उसको अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो वो प्रोसेस आ जाती है आपकी वार्म बूटिंग में। और अगर मान लो कि सिस्टम ऑलरेडी ऑफ है और फिर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपका किस में आ जाता है, वो आ जाता है आपका यहाँ पर जो है कोल्ड बूटिंग के अंतर्गत। अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सौंपी जाती है तो उसके अंतर्गत ये बात की जा रही है कि भाई ये बायोस कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखो पहला आता है बायोस लुक्ड एट द MBR, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म लिख लेना सभी के सभी। MBR मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, क्या कहते हैं इसको भाई, मास्टर बूट रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो उसकी जांच करता है जो डिस्क के शुरुआती हिस्से के अंतर्गत जो है उपस्थित होता है, ध्यान रखना, बिगिनिंग ऑफ द डिस्क, जो स्टार्टिंग एरिया होता है वहां पर होता है, ठीक है। MBR में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको अपन बूट लोडर के नाम से जानते हैं। ये देखो, लोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम नो एज ए बूट लोडर, ठीक है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो होता है ना उसमें एक और छोटा सा प्रोग्राम होगा, ये हो गया आपका मान लो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसके अंडर भी एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जिसको अपन क्या कहेंगे, बूट लोडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि डिस्क का जो स्टार्टिंग एरिया होता है ना वहीं पर ही मौजूद होता है MBR के अंतर्गत, ठीक है। बायोस फिर क्या करेगा, आपका जो बूट लोडर होगा उसको बुलाएगा, उसको कॉल करेगा और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू करता है, ध्यान रखना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले ये किसको लोड करेगा भाई, बूट लोडर को कॉल करके उसके थ्रू कॉल करवाता है, ध्यान रखना। तो ये कंसेप्ट आ जाता है। अगर अपन UEFI की बात करें ना, अदर देन, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, तो UEFI की बात करें ना अगर, तो उसके अंदर एक आता है EFI, जिसको अपन यहाँ पर EFI सिस्टम पार्टीशन कहते हैं, ध्यान रखना। EFI का मतलब होता है EFI, ठीक है, आपका ESP के अंतर्गत ध्यान रखना है। ये होता है आपका क्या, जो आपकी EFI सिस्टम पार्टीशन होता है उस पर फोकस करता है और वहां पर स्टार्ट जो भी आपकी स्टोर किए गए प्रोग्राम होता है ना उसको क्या कर देता है, ये लोड कर देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने पास में एक MBR है, इस MBR के अंतर्गत क्या होगा, एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पर बूट लोडर के नाम से जानते हैं। इस बूट लोडर को लोड करने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से कंसेप्ट जो है वो काम करता है आपका बायोस के अंतर्गत, ध्यान रखना। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले अपन लोड करेंगे MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम और होगा जिसको बूट लोडर कहते हैं। फिर उस बूट लोडर के थ्रू अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करवाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। फोर्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट सॉरी, तो बूट लोडर देखें तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, अभी जस्ट आपने बता दिया, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में हेल्प होता है। ये सबसे पहले कर्नल को लोड करता है और फिर यूजर स्पेस को लोड करता है, यूजर स्पेस जहां पर यूजर के प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलग अलग जो OS होता है उसके लिए बूट लोडर अलग अलग होता है, ध्यान रखना। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, सभी के लिए देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, ठीक है, यूज बूट लोडर नेम विंडोज बूट मैनेजर, ध्यान रखना। और इसको बूट mgr.exe के थ्रू अपन रन करते हैं, ध्यान रखना। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आ जाएगा आपके कौन सा, विंडोज बूट मैनेजर, जिसको बूट mgr.x के थ्रू अपन कॉल कर सकते हैं। लिनक्स यूज कर रहे हो तो उसके अंदर grub करके यहाँ पर जो है आपको यूज करना है, ध्यान रखना। grub का फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो सभी, grub, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए सभी, ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर,
ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रख लेना सभी के सभी, इसको अपने पास में लिख लो। जितने भी कैंडिडेट है एक बार इसको लिख लो भाई अपने पास में, GRUB का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाता है तो इसका ध्यान रखना, आपको क्या रखना है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। मैं आगे पूछूंगा, ध्यान रखना है इसमें। अब अगर आपको GNU के बारे में भी पूछा जाता है, ये तो ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर हो गया आपका, ठीक है। ग्रैंड GR मतलब ग्रैंड हो गया, U मतलब यूनिफाइड हो गया, और B मतलब बूट लोडर हो गया। अगर आपको GNU की बात की जा रही है तो इसका मतलब होता है GNUs नॉट यूनिक्स, GNU नॉट यूनिक्स, ध्यान रखना। ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर क्लियर कर लेनी है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जहां पर आपको मैंने सिस्टम कॉल के बाद में ये बताया कि भाई हमारा जो भी सिस्टम ऑन किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी परफॉर्म होती हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमारा सिस्टम ऑन होगा तो सबसे पहले हार्डवेयर के अंदर पावर सप्लाई ऑन होगी। हार्डवेयर पावर सप्लाई ऑन होने के बाद में CPU जो होगा ना वो इनिशियलाइज करेगा खुद को, ध्यान रखना। और इनिशियलाइज करने के दौरान वो क्या करता है, बायोस को ढूंढता है। बायोस एक छोटी सी आपको पता चिप के अंतर्गत स्टोर किया गया प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये बायोस होता है ना, वो क्या करता है, आपके जो बायोस जो है वो एक रैम के अंतर्गत रोम के अंतर्गत एक चिप लगी होती है, ध्यान रखना। ये कंप्यूटर को बेसिक लेवल पर जो भी एक्सेस करने हैं हार्डवेयर या प्रोग्राम, उनको एक्सेस करने के लिए और सेटअप करने के लिए प्रोसेस देता है। अगर आप मॉडर्न टाइम के अगर आप पीसी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपके UEFI होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, याद कर लेना इसको। UEFI जो है बायोस का एक लेटेस्ट मतलब एक नया वर्जन मान सकते हैं अपन, लेटेस्ट जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनके अंदर यूज होता है, ठीक है। UEFI मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क, जिसको अपन कह सकते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस कहते हैं, सॉरी। अब इसके बाद में ये हो गया तो फिर ये बायोस होता है ना, वो क्या करता है, ये बायोस होता है एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको अपन यहाँ पर पोस्ट के नाम से जानते हैं, पावर ऑन सेल प्लेस। इसके अंदर जो भी आपका हार्डवेयर लगा होता है सिस्टम के साथ उसको चेक किया जाता है। अगर वो हार्डवेयर सही है, ठीक है, तो आगे काम उसका स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, एरर मैसेज दिखा के आपके जो सिस्टम होता है उसको लोड कर लेता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें जो UEFI तो ये एडवांस फीचर भी प्रोवाइड करता है, जैसे इंटेल मैनेजमेंट इंजन की बात कर लो, ये AMD को सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, जिससे बिजनेस जो पीसी जो होती है ना उनको रिमोटली मैनेज भी कर सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड जो भी पीसी होता है ना अपने पास कंप्यूटर्स, उनको मैनेज कर सकता है रिमोटली, मतलब दूर स्थान से। फिर बायोस के बारे में हमने देखा था कि बायोस के अंदर जो बूट लोडर प्रोग्राम होता है, ये बूट लोडर होता है किसके अंतर्गत है, आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था। तो बूट लोडर किसके अंदर होता है, एक MBR होता है। MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसको कहते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होगा बूट लोडर। फिर उस बूट लोडर को अपन जिम्मेदारी देंगे कि भाई तुझे क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। तो ऐसे करके ये काम चलते रहते हैं इसके अंतर्गत। और फिर मैंने आपको बता दी थी कि ये बूट लोडर कौन कौन से हो सकते हैं। विंडोज के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो तो बूट मैनेजर यानी बूट mgr.exe करके एक फाइल होती है, ठीक है, तो वो बूट लोडर को दर्शा रही होती है। इसी प्रकार से अगर अपन लिनक्स की बात करें तो इसमें ग्रब होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर जिसको कहा जाता है, ठीक है। लिनक्स की बात करें तो उसके अंदर ग्रैंड यूनिफाइड आपके जो बूट लोडर होता है। मैक की बात करें तो बूट e.efi आता है, मैंने नीचे बताया भी था, ठीक है। boot.efi करके आता है, ये देखो ये लिख लेना भाई, सभी मैंने इसमें नोट्स में डाले हुए हैं। तो मैक के अंदर boot.efi होता है, लिनक्स के अंदर ग्रब होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ठीक है। और विंडोज के अंदर तो मैंने बता दिया WBM यानी बूट मैनेजर.exe, बूट mgr.exe फाइल होती है, बूट मैनेजर कहते हैं जिसको, विंडोज बूट मैनेजर जिसके नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये 6 हो चुका है, ध्यान रखना, जिसके अंदर हमने विंडोज की स्टार्ट होने का कंसेप्ट देखा था। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर में 7वें में, जिसमें हम 32 बिट और 64 बिट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उनको समझेंगे। 7वां जो लेक्चर है इसके अंतर्गत हम 32 बिट और 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बीच में यहाँ पर जो है डिफरेंसेस को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ 32 बिट रजिस्टर, यानी जो आपके 32 बिट अगर आप यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत तो उसका मतलब है कि उसके अंदर 32 बिट का रजिस्टर है। यानी इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि 2 की पावर 32 यूनिक मेमोरी एड्रेस अपन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इसकी जो रेंज है लगभग बहुत ज्यादा जो है जा सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें जैसे ये लगभग 4 GB का कंसेप्ट, ठीक है, फिजिकल मेमोरी के अंतर्गत। इसी प्रकार से सेकंड की बात करें 64 बिट की, तो 64 बिट का मतलब अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कितने 64 बिट के रजिस्टर होंगे और इसमें कितने मेमोरी स्पेस जो है क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वो आपके आ जाएंगे 2 की पावर 64, जो कि बहुत बड़ा एड्रेस आपके लिए क्रिएट कर सकता है। 32 बिट से भी ज्यादा एड्रेस जो है आपके इसके अंदर क्रिएट कर सकता है। अभी तक ज्यादा कुछ हमने हार्ड ऐसा पढ़ा नहीं है, ना इसके अंदर कुछ आया है, लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से इसके अंदर जानकारी को क्लियर करेंगे।
32 बिट सीपीयू आर्किटेक्चर कैन प्रोसेस 32 बिट ऑफ डेटा जी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि अपन अगर 32 बिट सीपीयू यूज करें तो ये क्या कर रहा है, एक टाइम में 32 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। और सीधी सी बात है कि अगर आप 64 बिट यूज करें तो वो क्या करेगा, एक टाइम में 64 बिट डेटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। अगला पॉइंट आप इसके अंदर समझिए कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे ओएस के मुकाबले में 32 बिट के मुकाबले में क्या है। भाई लोग हर कोई आजकल 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है। पहला अगर बात करें तो इसके अंदर आ सकता है आपके एड्रेसेबल मेमोरी की बात करते हैं। एड्रेसेबल मेमोरी की बात करें तो 32 बिट जो सीपीयू होता है ना, उसमें केवल 2 की पावर 32 मेमोरी एड्रेस यानी 4 GB मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन 64 बिट की अगर बात करें तो 64 बिट के अंतर्गत कितने 2 की पावर 64, ठीक है, अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस आपके लिए प्रोवाइड करता है। रिसोर्स मैनेजर्स की बात करें तो अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अधिक रैम इंस्टॉल करते हैं तो ये परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर आप उस सिस्टम पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और अधिक रैम का यूज करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में बड़ा जो अंतर है वो आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की भी अगर अपन बात कर ले तो प्रदर्शन की, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो रजिस्टर के अंदर होते हैं। तो जब कोई भी मैथ्स की जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, वो अर्थमेटिक आपके जो आप अगर कर रहे हो कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हो तो वो रजिस्टर में ही लोड की जाती है। तो जो आपका रजिस्टर अगर मान लो कि 64 बिट के अंतर्गत आ रहा है, यानी 64 बिट रजिस्टर बड़े कैलकुलेशन को एक ही टाइम में यानी कम समय में पूरा कर सकता है। अगर 32 बिट की बात करें इसके अंतर्गत तो 32 बिट जो प्रोसेस होता है वो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 बाइट डेटा को प्रोसेस करता है, जबकि 64 बिट जो होता है ना वो 8 बाइट डेटा को, देखो डबल हो रहा है ना भाई, उसमें 32 बिट था, इसमें 64 बिट है, सीधी सी बात है। तो प्रोसेसर डिजाइन के अनुसार एक सेकंड में हजारों से लेकर अरबों इंस्ट्रक्शन साइकिल हो सकती है। अब बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो कंपैटिबिलिटी के अंतर्गत बात करें तो भी ये आपके लिए बेटर होता है। 64 बिट सीपीयू पर आप 32 बिट और 64 बिट दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, लेकिन 32 बिट पर सिर्फ 32 बिट चलेगा, ध्यान रखना। ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। 64 बिट कैन रन यानी 64 बिट के अंदर आप 32 बिट और 64 बिट दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं, लेकिन अगर 32 बिट यूज करें तो उसमें 64 नहीं चलेगा। इसके अलावा अपन को बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ भी इसके अंदर ध्यान रखना, बेटर ग्राफिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर मतलब 64 बिट में 8 बिट 64 बिट जो होता है उसके अंदर 8 बाइट ग्राफिक कैलकुलेशन तेजी से होती है, जिससे ग्राफिक इंटेंसिव जो एप्स होते हैं जैसे गेम की बात कर लो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब स्मूथली वर्क कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमने इसके अंतर्गत देख लिया है 64 बिट और 32 बिट के अंदर। अब आप जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर होगा। ऑब्वियसली आप 64 बिट को ही चुनेंगे, ठीक है। तो 64 बिट आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप 64 यूज करें तो उसमें 32 64 दोनों का एनवायरमेंट काम हो जाएगा, लेकिन 32 कर रहे हो तो उसमें 64 बिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर हमने 7 को भी डिस्कस कर लिया। देखो हमने स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को रखा है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा 8 तो उसके अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस के बेसिस को क्लियर करेंगे। अब देखिए ये जो 8वां चैप्टर होगा आपका लेक्चर, वो स्टोरेज डिवाइस के जो बेसिक्स हैं उनको मैं अच्छे से आपके लिए क्लियर करवाने वाला हूं। अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जो आपके डिफरेंट टाइप की जो मेमोरीज होती है, जिसके अंतर्गत आपके रजिस्टर हो गया, कैसे हो गया और मेन मेमोरी, ये तीनों की तीनों जो है वो आपके किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये सभी के सभी आपके प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी के अंदर रखी जाती है। कौन कौन सी है भाई, रजिस्टर हो गया, कैसे हो गया और यहाँ पर आपके मेन मेमोरी होगी। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई और यहाँ पर मैग्नेटिक टेप हो गई। ये सभी की सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। और जब हम मेमोरी के कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं तब हमें 2 कंसेप्ट और देखने को मिल जाते हैं, वोलेटाइल एंड एक हो जाता है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी का क्या कंसेप्ट है भाई, वोलेटाइल मेमोरी का कंसेप्ट इस प्रकार से है कि वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंतर्गत जो डेटा है वो पावर की मतलब लाइट की जब सप्लाई जब तक ऑन है तब तक ही उसके अंदर डेटा क्या होता है, स्टोर होकर रहता है। जैसे ये पावर यहाँ पर जो है ऑफ हो जाएगी, यानी इसके अंदर कोई भी प्रकार का पावर ऑन नहीं रहेगा, तो यहाँ से इसके अंदर जो डेटा होता है वो हट जाता है। इसी के विपरीत अगर नॉन वोलेटाइल की बात करें तो इसके अंतर्गत जो डेटा है वो लाइट की यानी पावर की जो सप्लाई है वो ऑफ होने के बाद में भी स्टोर रहता है। तो रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल में आता है, रैम जो होता है वो वोलेटाइल कैटेगरी के अंदर आता है। सबसे पहले हम रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सीधे कंसेप्ट पे बात करूंगा। तो रजिस्टर जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन सबसे तेज भी काम करती है। मेमोरी हायरार्की में भी आपने देखा होगा सबसे ऊपर जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है। देन आपके यहाँ पर क्या आती है, वो आती है कैसे। अब ये फास्टेस्ट क्यों है रजिस्टर, ठीक है, तो इसका रजिस्टर का फास्ट होने का रीजन ये है कि ये सीपीयू का ही एक हिस्सा है। मतलब सीपीयू के जस्ट पास में यहाँ पर जो है कौन सी मेमोरी मौजूद होती है, वो आपकी यहाँ पर यही जो होती है रजिस्टर मेमोरी। यानी जब भी आपके रैम के थ्रू या कोई अदर मेमोरी के थ्रू सीपीयू के पास डेटा आपके जब रन होने के लिए आता है, एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो पहले आपके रजिस्टर के पास आएगा, देन सीपीयू को आपके जो हैंड ओवर किया जाता है। जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट कहां स्टोर होता है भाई, वो आपके रजिस्टर के अंदर ही होता है।
तो रजिस्टर जो है वो इस प्रकार का रजिस्टर जो है होता है वो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, स्टोरेज एड्रेस हो गया या डेटा हो गया, ठीक है, को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। रजिस्टर आर टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी यूज टू देखो यू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू, ठीक है, जिनको सीपीयू इमीडिएटली यूज कर सकता है या एक्सेस कर सकता है उनके लिए यूज करता है। अब इसका सेकंड अगर बात करें, ठीक है, तो इसका एक पर्पज भी हो सकता है कि सीपीयू के द्वारा तुरंत जो भी आपको एप्लीकेशंस वगैरह रन करनी है, प्रोग्राम के जो भी पार्ट्स वगैरह, तो उनके लिए अपन यह रजिस्टर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड अपन यहाँ पर किस मेमोरी के बारे में भाई, जिसको कहते हैं अपन कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी की बात करें अपन यहाँ पर, ठीक है, तो कैशे मेमोरी जो होती है वो एज एस रैम के तौर पर भी मानी जाती है। तो ये जो आपकी कैशे मेमोरी होती है वो एक एडिशनल मेमोरी सिस्टम होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज, देखो इस वर्ड को लेकर हजारों बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है और मैं जितनी मेरी क्लास है आप चाहे अभी भी जाकर देख सकते हैं, मैंने हर क्लास के अंदर इसको इंपॉर्टेंट बताया है। जब भी आपको कहा जाता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्रोग्राम या डेटा को कौन स्टोर करता है, तो आंख बंद करके आप वहां पर एक कैशे को स्टार्ट कर दीजिए, वहां पर सही कर दीजिए, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ये मेन मेमोरी आती है, फिर तीसरी जो कि रैम आती है, फोर्थ आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है जिसमें स्टोरेज मीडिया कैसे स्टोरेज मीडिया जो कि कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं, जैसे आपके हार्ड डिस्क वगैरह हुई वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन को लेकर, तो कंपैरिजन में पहली बात करें कॉस्ट को लेकर, तो प्राइमरी स्टोरेज जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, रजिस्टर आर मोस्ट एक्सपेंसिव, जो रजिस्टर होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इसकी सेमीकंडक्टर और लेबर की मदद से, ठीक है, इसका जो सेमीकंडक्टर पोर्शन होता है उसके कारण यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रजिस्टर सबसे महंगी मेमोरी होती है क्योंकि ये एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर और लेबर्स के साथ बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो ये कम महंगी होती है लेकिन इसके अंदर स्टोरेज हाई होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन सेकंड एक्सेस स्पीड की, तो एक्सेस स्पीड में प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना वो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है और रजिस्टर जिसमें सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है। अगला आता है यहाँ पर आपके स्टोरेज की साइज को लेकर, तो स्टोरेज साइज की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस ज़्यादा होता है। फिर वोलेटाइल कंसेप्ट का मैंने आपको बता दिया था। वोलेटाइल की बात करें तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है जिसमें लाइट के पावर ऑफ होने के बाद डेटा हट जाता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल में डेटा क्या होता है, मतलब डेटा उसके अंदर बना रहता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा पोर्शन था जिसको आपको साथ में समझना जरूरी था क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो इसमें भी कुछ एक डिवाइसेस के कंसेप्ट रहते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जो है लेक्चर नंबर 7 है वो पूरा कर लिया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हमारा आ रहा है वो है लेक्चर नंबर 9। देखिए लेक्चर नंबर जो 9 होएगा उसके अंदर हमारा जो कंसेप्ट है वो है प्रोसेस। इससे पहले हमने किस प्रकार से एक कंप्यूटर ऑन होता है, उसके बाद किस किस प्रकार के इवेंट्स जो है हमारे सामने अक्कर होते हैं उनको हमने टारगेट किया था। उसके बाद 32 और 64 बिट का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब आप समझिए कि हमने इससे पहले एक थ्रेड का कंसेप्ट भी पढ़ा था, तब भी मैंने प्रोसेस को लेकर जिक्र किया था, ठीक है, लेकिन उस समय हम इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ नहीं जान पाए। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस की बात अगर करें तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले अगर अपन बात करें कुछ एक क्वेश्चंस हैं उनको हम सवालात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्राम क्या है। देखो हम जब भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सुनते हैं, लेकिन प्रोग्राम खुद क्या है पहले ये भी समझो। तो एक प्रोग्राम ऐसा कंपाइल्ड कोड होएगा जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, यानी पहले से कंपाइल किया हुआ तो कोड होता है। जैसे मान लो एक प्रोग्राम है उसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कंपाइल कर रखा है तो उसको मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा प्रोग्राम, ध्यान रखना। तो प्रोग्राम एक पहले से प्री कंपाइल्ड प्रोग्राम होता है जिसको खाली एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रोसेस को लेकर कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस क्या होगा भाई, प्रोसेस प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, यानी प्रोसेस जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन के दौरान होता है। यानी प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। और प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम जो है वो एक प्री कंपाइल्ड प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट किया जाना है। इसी प्रकार से देखिए हाउ ओएस क्रिएट अ प्रोसेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस प्रोसेस को कैसे क्रिएट करती है। तो अगर आपको इसके बारे में कहा जाता है कि कैसे क्रिएट करती है, तो ओएस एक प्रोग्राम को प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट करता है। ओएस क्या करता है, पहले जो प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो आपके प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से स्टेप, पहले लोड द प्रोग्राम स्टैटिक डेटा इनटू मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम के जो भी स्टैटिक डेटा है उसको मेमोरी के अंदर पहले क्या करेंगे, अपन लोड करेंगे, बिना लोड किए तो रन होएगा नहीं। सेकंड आपका क्या होगा, रन टाइम स्टोरेज जो है आप इसको क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। आप एलोकेट क्यों कर रहे हैं भाई, मेमोरी जो प्रोग्राम आ रहा है मेमोरी में, अगर आपने उसको यहाँ पर जो है स्पेस एलोकेट नहीं किया तो क्या वो वहां पर एग्जीक्यूट होएगी, क्या नहीं होगी,
अगला हीप मेमोरी का भी यहां पर क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, स्टैक को भी एलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इनपुट आउटपुट जो भी टास्क होते हैं उनको भी उस दौरान आप हैंडल करेंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके ओएस कंट्रोल को मेन फंक्शन, जो आपके मेन फंक्शन होता है उसको भी हैंड ऑफ कर देता है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करने के दौरान यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, डेटा को या जो भी प्रोग्राम है उसको मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। अब रन टाइम में जो भी आपका स्टैक होता है उसको एलोकेट किया जाएगा, हीप मेमोरी को एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट जो टास्क होते हैं उनको भी हैंडल किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपके क्या करते हैं, काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करें तो एक प्रोसेस का क्या आर्किटेक्चर हो सकता है सर, तो प्रोसेस का आर्किटेक्चर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्टैक होता है जिसमें आपके लोकल वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं और जो भी रिटर्न वैल्यूज होती है वो रखी जाती है। ध्यान रखें क्या क्या चीजें होती है भाई, याद कर लीजिएगा एक बार। जो लोकल वेरिएबल, फंक्शन, आर्ग्यूमेंट और जो भी रिटर्न वैल्यूज होती है वो इसके अंदर रखी जाती है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर अपन हीप के बारे में बात करते हैं तो हीप जो होता है उसके अंदर डायनेमिक एलोकेटेड जो वेरिएबल होते हैं, डायनेमिकली मतलब जिसके अंदर चेंजेस चल सकते हैं। तो जो भी डायनेमिकली जो वेरिएबल होते हैं तो उनके, ठीक है, जो भी डायनेमिक एलोकेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनको रखा जाता है कहाँ पर, हीप में। और जो लोकल वेरिएबल, फंक्शन, आर्ग्यूमेंट और जो भी रिटर्न वैल्यूज होती है वो आपकी कहाँ पर होती है, वो होती है स्टैक के अंदर। इसी प्रकार से डेटा की बात करें तो इसमें दो प्रकार के डेटा होता है, ग्लोबल और स्टैटिक डेटा। किस किस प्रकार का डेटा होता है भाई, एक होता है ग्लोबल डेटा और एक क्या होता है, स्टैटिक डेटा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से टेक्स्ट की बात करें तो कंपाइल्ड कोड होते हैं, यानी जिन कोड को कंपाइल किया जा चुका है उनको कहां पर रखा जाता है, उनको टेक्स्ट के अंतर्गत रखा जाता है। लोडेड फ्रॉम डिस्क, जिनको डिस्क में से लोड किया जाता है। अब देखो इन चीजों को वापस देख लीजिएगा, लोकल वेरिएबल हो गया, फंक्शन के कोई आर्ग्यूमेंट हो गए। देखो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या है समझो। मान लो कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पर जैसे ऐड, इसके अंदर मैंने यहाँ पर मान लो कि इंटीजर x और इंटीजर y दो वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिए। तो ये मेरे लिए क्या होंगे भाई, ये मेरे लिए पैरामीटर होंगे। और जब मैं इन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँगा, अब मान लो इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दी 35 और एक दे दी मैंने 10, तो अब आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर वैल्यू इनको पास की है वो वैल्यू क्या होगी भाई, ये जो वैल्यू है, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको कर रहा हूँ कॉल, और यहाँ पर फंक्शन का क्या कर रहा हूँ मैं, क्रिएट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होंगे ना x और y वो क्या होंगे, आपके पैरामीटर होंगे। और यहाँ पर ये 35 और 10 क्या होंगे भाई, यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट होंगे। ध्यान रखना क्या होंगे भाई, आर्ग्यूमेंट होंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिटर्न वैल्यू है इंटीजर टाइप या किस प्रकार की है तो वो भी इसके अंदर होती है। तो देखो लोकल वेरिएबल हो गए, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हो गए और रिटर्न वैल्यूज होती है वो कहाँ पर रखी जाती है, स्टैक के अंदर। इसी प्रकार से हीप के अंदर जो डायनेमिक एलोकेटेड वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान रखना डायनेमिक एलोकेटेड वेरिएबल्स होते हैं वो रखे जाते हैं हीप के अंतर्गत, और लोकल वेरिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, वो स्टैक के अंतर्गत रखे जाते हैं। चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला देखो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के भी याद रखें तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे फंक्शन जिनको एक फंक्शन, ऐसे वेरिएबल्स जिनको एक फंक्शन के भीतर ही यानी उस फंक्शन के अंतर्गत ही एक्सेस किया जा सकता है, बाहर जाते उनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो होते हैं लोकल वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल जिनको फंक्शन के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, उनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो वो होते हैं आपके क्या, ग्लोबल वेरिएबल। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके गुण हो सकते हैं। पहला, फीचर दैट अलाउ आइडेंटिफाई अ प्रोसेस यूनिकली। ठीक है, तो एक प्रोसेस के गुण की अगर बात करें तो प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। किसका, एट्रीब्यूट। भाई जैसे आपकी बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे ये राम है, ये भी राम है, इस राम को पहचानने के लिए और इस राम को पहचानने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इनके या तो फादर नेम को अपन मैच करेंगे। अगर ये दोनों अगर मान लो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, उनका कोई ना कोई एसआर नंबर या इनका जो कॉलेज आईडी वो इनको बताएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे, तो वो उनका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बात करें तो एक प्रोसेस के अंतर्गत आपके जो है प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट का होना जरूरी है। अब देखो इसके अंदर एक प्रोसेस टेबल होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस का एक टेबल लाइक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, उसको रखता है, जिससे उसको ट्रैक कर सकता है। ध्यान रखना इसी ये जो आपके हो गया ना, ईच एंट्री इन टेबल इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ध्यान रखना इसके अंतर्गत, ध्यान रखना इस टेबल के हर एंट्री को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रत्येक प्रोसेस को टारगेट करने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए क्या करता है, एक टेबल के जैसे यानी टेबल लाइक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हैंडल करता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि प्रत्येक जो प्रोसेस होती है उसका क्या किया जाता है, एंट्री किया जाता है। तो इस टेबल में हर एंट्री को अपन क्या कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लिख लो एक बार सभी के सभी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और ये फुल फॉर्म रट लेना इसको, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है। पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है भाई, ये
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखो, बात करें पीसीबी के अंतर्गत, तो ये क्या करते हैं, स्टोर इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो यूज होता है आपके पीसीबी का, या ध्यान रखिएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यूज होता है। अब देखिए अगला बात करते हैं यहाँ पर अपन पीसीबी के स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है, पीसीबी के जो भी स्ट्रक्चर है उसको लेकर अगर अपन बात करें तो देखो ये यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट है इसके अंदर देखो क्या है, पीसीबी जो है डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ईच प्रोसेस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोसेस सच एज प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोसेस स्टेट्स और प्रायोरिटी एक्सेट्रा। यानी पीसीबी एक प्रकार का ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। इसके अलावा जैसे क्या क्या हो सकती है इसमें, प्रोसेस आईडी हो सकती है, प्रोग्राम काउंटर जो कि नेक्स्ट प्रोसेस का आईडी बता रहा होता है आपको, मेमोरी एड्रेस, इसी प्रकार से प्रोसेस की स्टेट हो सकती है, प्रायोरिटी हो सकती है, ये सारी आपके इसके अंदर रखी जाती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। अब बात करते हैं इस पीसीबी के स्ट्रक्चर को लेकर। तो पीसीबी के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है, देखिए पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो पहला आता है आपके प्रोसेस की आईडी, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। भी जैसे मान लो ये दो प्रोसेस है, ये 1 और ये 2, ठीक है, ये P1 के P2, तो P2 को यूनिक आइडेंटिफाई किसकी मदद से कर रहे हैं, इस यूनिक आइडेंटिफायर से तो कर रहे हैं अपन लोग, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस प्रकार से अगर अपन देखेंगे प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, जो एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है ना उसको स्टोर करने का काम करता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगर आप आईए का भी कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर, सभी में आया हुआ है, ध्यान रखना ये सवाल। तो आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम जो प्रोग्राम होता है उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन स्टोर करता है, तो वो करता है आपका प्रोग्राम काउंटर। यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा होता है, वो होता है प्रोसेस आईडी। इसी प्रकार से बात करें तो जो प्रोसेस की स्टेट होती है उसको स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, प्रोसेस स्टेट्स का। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट आ जाता है चैप्टर का, और इसको मैं अलग से अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आईए और बिजली विभाग वाले आईए दोनों के अंदर पूछा हुआ है, ध्यान रखना। मैं अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ से सवाल थे। अगला प्रायोरिटी की बात करें तो ये भी रहता है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, यानी एक प्रोसेस के अंतर्गत जो भी सीपीयू टाइम होता है उसके बेसिस पर उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो भी आपके इसी के अंदर ही रखी जाती है। फिर आ जाती है आपकी रजिस्टर्ड, फिर आ जाता है लिस्ट ऑफ जितने भी फाइल ओपन हो रखी है, और उसके बाद आ जाती है आपकी लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, कितने यहाँ पर जो है उसके अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड है या ओपन है, उन सभी का भी लिस्ट इसके अंदर बना हुआ रहता है। तो ये एक आपके प्रोसेस पीसीबी का स्ट्रक्चर होता है, लिख लीजिएगा अपने पास में। प्रोसेस आईडी होती है जो कि यूनिक आइडेंटिफायर है। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है वो स्टोर करके रखता है। प्रोसेस स्टेट्स हो सकती है इसके अंतर्गत, मतलब किस स्टेट में है, वो रनिंग में है, टर्मिनेट हो चुका है, न्यू है, वेटिंग है, ब्लॉक के अंदर है, क्रिएट के अंदर है, रेडी के अंदर है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर आ जाती हैं देखने को। अब बात करते हैं देखो रजिस्टर इन द पीसीबी के बारे में। तो पीसीबी के अंतर्गत ये रजिस्टर जो लिखा हो वो क्या काम करेगा सर, ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। देखो जो पीसीबी होता है तो पीसीबी के रजिस्टर का काम करंट प्रोसेस की जो वैल्यू होती है ना उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम, ध्यान रखना। तो जब उसका जो भी टाइम स्लाइस खत्म हो जाएगा, देखो व्हेन अ प्रोसेस इज रनिंग एंड इट्स टाइम स्लाइस एक्सप्रेस द करंट वैल्यू ऑफ प्रोसेस specific register would be stored in the PCB and the process would be swapped out। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीसीबी के रजिस्टर का काम उसकी जो करंट प्रोसेस की वैल्यू होती है उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है जब उसका टाइम स्लाइस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ध्यान रखना, एक्सपायर हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस का वापस सीपीयू पर रन करना पड़ता है तब उसके वैल्यू को पीसीबी से पढ़ा जाता है और सीपीयू रजिस्टर में उसको क्या कर दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है, ध्यान रख लेना। तो जब तक वो एक्सपायर नहीं होगा तब तक उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, करंट प्रोसेस की जो भी वैल्यूज होती है उसको स्टोर करने का काम रजिस्टर के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं इसके पर्पज को लेकर, तो जो आपका रजिस्टर है वो यूज क्यों किया जाता है, जस्ट अभी हमने देख लिया था, करंट वैल्यूज वगैरह जो होती है ना वो स्टोर करते हैं। तो प्रोसेस स्वैपिंग में शेड्यूलिंग का जो मेन टारगेट होता है, ध्यान रखना, मेन जो शेड्यूलिंग होती है ना वो मेन काम करती है, ठीक है, रजिस्टर के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रजिस्टर वाला, याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज को लेकर। तो अभी तक आपने ये समझ लिया है कि किस प्रकार से आपकी एक प्रोसेस है वो काम करती है। अभी एक बार वापस रिवाइज भी कर लीजिए, ठीक है। एक ऐसा प्री प्लान्ड, प्री कंपाइल्ड प्रोग्राम, प्री कंपाइल्ड कोड जिसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम। और जो आपके एग्जीक्यूटेड कोड होते हैं वो क्या होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं भाई,
तो वो जो एग्जीक्यूटेड कोड होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं भाई, वो होते हैं आपके .exe फाइल में, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी सोर्स कोड किसे कहते हैं, ठीक है, तो एक प्रोग्राम लिखा गया, प्रोग्राम के अंदर लिखा गया जो कोड है उस एडिटर का यूज करके, जैसे आप टर्बो C+ यूज कर रहे हो, जो भी आप VI एडिटर कोई भी यूज करो, वो सोर्स कोड होते हैं, ध्यान रख लेना आपके, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अगला देखिए, इसके बाद में आपके यहाँ पर हमने बात की थी प्रोसेस को, तो जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है उसको अपन क्या कह सकते हैं, एग्जीक्यूट प्रोसेस कह सकते हैं। उन प्रोसेस को जब छोटी छोटी सब प्रोसेस में बांटे जाते हैं तो वो होते हैं थ्रेड। वो थ्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जिनको इजीली अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत बात करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है रजिस्टर, और ये सीपीयू का एक पार्ट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ अ रजिस्टर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत रजिस्टर को यूज करने का मेन पर्पज क्या है, तो रजिस्टर को यूज करने का मेन पर्पज है क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा जो भी इंटरमीडिएट या इंप्लीमेंटेड जो कोड होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और इससे क्विकली डेटा एक्सेस होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, ठीक है, इनमें से किसकी सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है, तो वो होती है आपकी रजिस्टर की, ध्यान रख लेना। अगला, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ए वोलेटाइल, इनमें से किस प्रकार की जो मेमोरी है वो वोलेटाइल प्रकार की होती है, तो वो होती है सी, मेन मेमोरी। कौन सी, मेन मेमोरी, जो कि रैम के अंतर्गत रखी जाती है। वोलेटाइल का मतलब क्या है आप सभी को बताना है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, सभी को कमेंट करके बताना है देखो भी, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जो इसको अच्छे से समझ रहा है। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस है। अगला, व्हाट इज द प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस क्या है, जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है वही है आपका, जस्ट आपको मैंने बता दिया था, ए वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, लाइक एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है, इसको अपन प्रिंट कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ये पीसीबी अगर बात करें, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर तो ध्यान रखना, मदरबोर्ड के जब कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन हार्डवेयर के, तो वहां पर इसकी फुल फॉर्म अलग होती है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है तो उसका फुल फॉर्म याद रखना, ये रहेगा आपका क्या, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगला, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, तो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत आपकी प्रोसेस की आईडी हो सकती है, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रोग्राम का काउंटर हो सकता है और प्रोसेस की स्टेट हो सकती है, जो कि आगे हम इस पूरे चैप्टर को अलग से ही समझेंगे। अगला, what does the operating system do when the time slice is a process expire, यानी एक प्रोसेस की जो टाइम स्लाइस है वो एक्सपायर हो जाती है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ क्या जो है व्यवहार करता है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, उसको स्वैप आउट द प्रोसेस एंड स्टोर इट्स स्टेट इन द प्रोसेस, यानी उसको स्वैप आउट कर देगा और उसकी जो भी स्टेट होती है वो कहां पर स्टोर कर देगा, पीसीबी के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो क्लियर हो चुका है। आगे हम जो नेक्स्ट आपके लिए फेस आ रहा है उसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, और फाइनली अब आपके जो वेट है वो ओवर होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और वो है आपकी प्रोसेस स्टेट्स। उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट फेज में पूरे करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर यानी लेक्चर नंबर 10 की। फाइनली अब आपके लिए इंपॉर्टेंट फेज आ चुका है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रोसेस स्टेट्स को लेकर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप रिलेटेड सब्जेक्ट से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पर प्रोसेस स्टेट्स का सवाल 1 से 2 ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रिवाज है, आप यही मान के चल लीजिए। कोई भी एग्जाम दीजिए उसके अंदर प्रोसेस स्टेट्स, जो प्रोसेस आपकी क्यूज है, उसका सवाल 100% आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स को लेकर। प्रोसेस स्टेट्स क्या है, तो प्रोसेस स्टेट के अंदर अगर अपन बात करें तो एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होने के दौरान वो कौन कौन सी अलग अलग स्टेट में होता है, तो हर प्रोसेस की स्टेट में किसी एक में वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस सभी स्टेट्स में होगी, नहीं, वो किसी एक स्टेट में एक टाइम में हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें तो ये डायग्राम आप सबसे पहले समझें, उसके बाद हम ऊपर के डिस्क्रिप्शंस को समझते हैं। तो अगर अपन इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं तो हम यहां पर देखेंगे कि एक प्रोसेस स्टेट के अंदर सबसे पहली स्टेट आपकी न्यू स्टेट, फिर आपकी आ जाती है रेडी, फिर आ जाती है रनिंग स्टेट, एंड देन आपकी टर्मिनेट स्टेट। ये एक जनरल फ्लो है, ध्यान रखिएगा। अब अगर अपन बात करें
तो यहां पर जो एक न्यू स्टेट यानी जो क्रिएट होने की जो स्टेट होती है, क्रिएट या न्यू भी कहते हैं इसको, तो यहां पर जब प्रोसेस स्टेट होती है तो वो सबसे पहले एडमिट होती है, यानी यहां पर आपके रेडी स्टेट में आती है। रेडी स्टेट में आने का मतलब है कि वो रैम के अंतर्गत आ चुकी है और यहां पर वो क्या हो चुकी है, क्यू में लग चुकी है, कतार बन चुकी है, उन सभी की वही ध्यान रखना। और यहां पर न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ध्यान रख लेना, रट लेना इसको, सूचना सहायक आईए के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा था, ध्यान रखना। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम कौन करता है, तो ये ध्यान रखना, ये एक शेड्यूलर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से शेड्यूलर है तीनों, तो वो है आपके LTS, एक होता है आपका MTS और एक होता है STS। अभी सब देख लेंगे अपन इनको भी, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो LTS होता है जो क्या करता है, इसको न्यू से रेडी स्टेट में लेके जाता है। रेडी में आने का मतलब रैम में आ चुका है, उसको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, मेमोरी को एलोकेट कर दिए। अब उस एक एक करके उन प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, अपन उसको CPU को सुपुर्द करेंगे, CPU को सौंपेंगे, मतलब वो रनिंग स्टेट में आएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहां पर आने के लिए क्या करेगा, वो आएगा। अब आप किस प्रकार का जो है यूज कर रहे हो, मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो उस कंप्यूटर, या फिर आप मल्टी प्रोसेसिंग यूज कर रहे हो, तो इस प्रकार से उनके अलग अलग आते हैं भाई। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, मल्टी OS कर रहे हो, कौन सा मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो, मल्टी प्रोग्रामिंग वाला सॉरी, तो कौन सा यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पर यहां पर ये काम होते हैं। तो यहां पर एक आ जाती है रनिंग, रेडी, फिर आ जाती है रनिंग में। अब अगर मान लो रनिंग में आ चुके हैं, उसको कुछ टाइम के लिए, देखो कुछ टाइम के लिए अगर मान लो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो वहां पर उसको टाइम स्लॉट दिए जाता है। मैंने इनकी फुल क्लासेस भी ले रखी है, ध्यान रखना, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो उनके क्या किया जाता है, अलग अलग टाइम स्लाइड में बांट देते, जैसे उसका टाइम स्लाइड खत्म होता है उसको स्वैप आउट कर देते हैं। तो यहां पर रेडी से रनिंग और रनिंग से वापस रेडी में लाने का जो काम करता है वो करता है STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जिसको जानते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, अगर कोई रनिंग में जा रहा है और रनिंग में जाने के बाद अगर मान लो उसको कोई इनपुट आउटपुट नहीं करना है, तब तो वो अपना एग्जीक्यूशन करके टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है, उसको इनपुट आउटपुट करना है सॉरी, तो उसको क्या किया जाता है, यहां पर वेट या ब्लॉक स्टेट में डाल देते हैं। किसमें, वेट एंड ब्लॉक जो कंडीशन होती है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है, मतलब इस स्टेट में उसको डाल दिया जाता है। अब देखो क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस आ रही है उसको इनपुट आउटपुट करना है, तो उसको डाला जा रहा है, लेकिन एक टाइम होगा ना जब यहां पर इसकी भी लिमिट खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है कि अगर मान लो वेट एंड ब्लॉक में भी आ चुका है, यहां पर इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, तो एक और नई स्टेट बना दी जाती है जिसको सस्पेंड रेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसको सस्पेंडेड रेडी स्टेट कहा जाता है। और ये स्टेट आपके यहां पर वेट और ब्लॉक के नीचे होती है। जब यहां से क्यू खाली होती है तो फिर ये यहां पर एक एक करके प्रोसेस भेजना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे तो रेडी के पास में भी, यानी रेडी से भी अपन सस्पेंड रेडी के अंदर इसको भेज सकते हैं। यहां पर भी आपकी ध्यान रखना, ये स्टेट काम करती है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये आपकी स्टेट्स होती है। तो अब आपको बस मेनली ये 5 याद रखनी है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग या फिर टर्मिनेट, वेटिंग और टर्मिनेट सॉरी, तो ये इसके अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर आपने LTS बता दिया, MTS बता दिया, STS बता दिया, MTS का यूज कहां होता है, तो MTS का यूज होता है आपका वेटिंग से सस्पेंड रेडी या रेडी से सस्पेंड रेडी में ले जाने के लिए, ध्यान रखना। यहां पर होती है MTS, इसको कहते हैं मिड टर्म शेड्यूलर, याद कर लेना सभी के सभी। चलो भैया, अब अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यू स्टेट क्या करेगी, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस को पिक करेगी और उसके बाद में उसको क्या करेगी, क्रिएट करना शुरू कर देगी, यानी प्रोग्राम का प्रोसेस बनाने की क्रिएट की जाती है यहाँ पर। सेकंड, अगर रनिंग की स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रोसेस के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको CPU पर एग्जीक्यूट किया जाता है, ध्यान रखना, यानी CPU एलोकेट हो चुका है ऐसा मान के चलो। उसके बाद वेटिंग की बात करें, ये देखो नीचे जो वेटिंग है, तो वेटिंग के अंतर्गत क्या होता है भाई, तो वेटिंग में जो इनपुट या आउटपुट के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट किया जाता होता है प्रोसेस के लिए। फिर आता है रेडी, तो रेडी के लिए यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या बताओगे भाई, रेडी स्टेट जो होता है इसके अंतर्गत जो प्रोसेस होती है वो अभी मैंने आपको बताया था, रैम यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है, और वो वेट कर रही होती है किसके लिए, CPU के पास जाने के लिए। फिर आती है टर्मिनेट, तो टर्मिनेट जो स्टेट होती है इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको क्या कर दिया जाए, अब उसको बंद कर दिया जाए या क्लोज कर दिया जाए। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टेबल से हटा दिया जाता है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है PCB एंट्री रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसेस टेबल। जो भी आपका PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ना, उसमें जैसे ये टर्मिनेट होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, उस प्रोसेस को वहां से भी, उस टेबल से भी हटा दिया जाता है, ध्यान रखना। अगर देखो भाई प्रोसेस क्यू की बात करें, प्रोसेस क्यू क्या होती है, तो प्रोसेस क्यू की बात करें तो प्रोसेसेस को उनकी जो भी स्टेट होती है ना, उनके बेसिस पर अलग अलग क्यू में क्या कर दिया जाता है, ऐड करके रखा जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है अभी देखो, पहला जॉब क्यू, तो जॉब क्यू के अंतर्गत क्या है, इसमें वो प्रोसेस रखी जाएगी जो अभी जस्ट न्यू क्रिएट हुई है, तो उनको यहाँ पर रखेंगे। अगला प्रेजेंट इन सेकेंडरी मेमोरी, ये जो है वो कहां पर, इनकी लोकेशन कहां रहती है, इनकी सेकेंडरी मेमोरी में रहती है। इनका काम क्या रहता है भाई, जॉब शेड्यूलर का, ठीक है। तो ये जॉब शेड्यूलर जो होता है ना,
ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं या तो जॉब शेड्यूलर या जिसको अपन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है वो आगे वाला। जॉब शेड्यूलर या एलटीएस कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो जॉब शेड्यूलर यानी जिसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं, उसको पिक करके जो भी प्रोसेस होती है उन्हें मेमोरी में लोड करने के लिए शुरुआत की जाती है। भाई आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है, अब उसको क्या किया जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में यानी छोटी वाली मेमोरी में स्टोर करके रखा जाएगा वहां पर लाने के लिए। तो ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। अब आती है रेडी क्यू। तो रेडी क्यू की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, रेडी स्टेट में आ जाती है। ध्यान रखना, प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। तो आपको पूछा जाएगा एलटीएस कहां होती है, तो वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। ध्यान रखना, ठीक है। और रेडी क्यू के अंदर अगर अपन बात करें जो प्रोसेस होती है वो कहां जाती है, वो मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर आ जाती है। अब सीपीयू शेड्यूलर जिसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के लिए भी जाना जाता है, और एलटीएस को किसके लिए जाना जाता है, तो वो जॉब शेड्यूलर। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपके जॉब शेड्यूलर होते हैं वो तो एलटीएस के लिए जाने जाते हैं, और जो सीपीयू शेड्यूलर होते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। पिक प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड डिस्पैच इट टू सीपीयू। ये यहां पर क्या करते हैं, किसी प्रोसेस को रेडी क्यू से पिक करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सीपीयू को डिस्पैच कर देते हैं, सीपीयू को भेज देते हैं भाई एग्जीक्यूट होने के लिए। अब वेटिंग क्यू की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस होती है वो वेट कर रही होती है किसी दूसरी स्टेट के अंतर्गत जाने के लिए। ठीक है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ चुका है भाई। देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वाला, मेमोरी में एक समय पर कितने प्रोसेस प्रेजेंट है उसे अपन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। याद कर लीजिएगा, एक मेमोरी में एक समय पर कितने प्रोसेस जो है वो आपके प्रेजेंट है, उन्हें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये एलटीएस डिग्री ऑफ जो है मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, अच्छा कंसेप्ट आपका आया है अभी कुछ टाइम बाद में। एक मेमोरी में मौजूद कुल प्रोसेस हो रही जो और प्रोसेस है, मतलब ठीक है, एक मेमोरी में एक समय पर कितने प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट है, कितनी प्रोसेस वहां पर मौजूद है, उसको अपन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब डिस्पैचर की फाइनली बात करते हैं। डिस्पैचर क्या होता है भाई, तो डिस्पैचर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा मॉड्यूल होता है जो सिस्टम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है ना, उसके द्वारा सेलेक्ट किए गए प्रोसेस को सीपीयू को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल देता है। सॉरी, देखो ये लिखा हुआ, देखो द मॉड्यूल ऑफ ओएस दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू अ प्रोसेस सेलेक्टेड बाय एसटीएच। यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा जो प्रोसेस सेलेक्ट की जाती है उसको सीपीयू का कंट्रोल दिया जाता है, तो वो आती है डिस्पैचर के अंदर। डिस्पैचर सीपीयू और प्रोसेस के बीच का एक लिंक भी क्रिएट करता है। डिस्पैचर जो होता है ना वो क्या करेगा, जो भी आपका सीपीयू है और यहाँ पर आपका मान लो कोई प्रोसेस है, तो इनके बीच में यहाँ पर लिंक बनाने का काम कौन करता है, ये डिस्पैचर करता है। कौन करता है, डिस्पैचर करता है। ये चीज आपको इसके अंदर क्लियर कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। प्रोसेस स्टेट्स आपको ये बताते हैं कि मेमोरी में वर्तमान मतलब करंटली जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है, वो बताने का काम प्रोसेस स्टेट्स के अंतर्गत होता है। इसके अंदर मेनली कौन कौन सी आपकी स्टेट है, न्यू, रेडी, रनिंग और वेटिंग और टर्मिनेट। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट ये प्रोसेस होती है। न्यू में आने का मतलब है कि प्रोसेस जस्ट क्रिएट हुई है और वो कहां पर है, सेकेंडरी मेमोरी में। इसके अंदर जॉब शेड्यूलर होता है जिसको एलटीएस के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। यहाँ पर ये एलटीएस उसको न्यू से रेडी में तब्दील करता है, लेके जाता है। फिर रेडी क्यू में आने के बाद मतलब है कि उसको अपन सीपीयू शेड्यूलर के पास भेज रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के पास में भेजते हैं। इसका मतलब है कि ये मेमोरी जो है आपका जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी रैम के पास आ चुका है, ध्यान रखना। और उसके बाद आपका आ जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, यानी एक मेमोरी में एक समय में कितनी प्रोसेस जो है मौजूद है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन इस चैप्टर के, देखो मुझे इसमें लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए, अभी तक का आपको जर्नी कैसा लगा है। हमने लगभग 10 चैप्टर को क्लियर कर लिया है और मैं चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है ये आप जरूर अपनी जो राय है वो मेरे साथ शेयर करें। तो अगर अपन इसके अंतर्गत बात करें तो पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सी एक प्रोसेस स्टेट नहीं है, तो देखो इसके अंतर्गत आता है सस्पेंडेड, यानी न्यू आता है, रेडी आता है, ब्लॉक आता है। ठीक है, न्यू, रेडी, ब्लॉक और रनिंग। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि सस्पेंडेड है या नहीं है, तो वो स्टेट नहीं है। अगला, व्हाट डज द रेडी स्टेट ऑफ द प्रोसेस इंडिकेट, यानी प्रोसेस के ऊपर अगर एक कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बताइए। तो एक प्रोसेस अगर रेडी स्टेट में है तो वो बताती है कि यहां पर जो प्रोसेस है वो प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूट बट इट वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन, यानी एक प्रोसेस जो है वो रन होने के लिए यानी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, लेकिन वो सीपीयू के एलोकेशन के लिए वेट कर रही है। तो सीपीयू का एलोकेशन कहां होगा आपको पता ही है, रनिंग स्टेट में। कहां पर होगा बेटा, रनिंग स्टेट में, ध्यान रखना। अगला,
which process state occur when a process is waiting for IO operation is finished। यानी इनमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 को, विच प्रोसेस स्टेट, यानी कौन सी जो प्रोसेस स्टेट है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट करती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का वेट करती है, तो वो होती है ब्लॉक्ड स्टेट। कौन सी? ब्लॉक्ड स्टेट। अगला, इन विच स्टेट इज प्रोसेस व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग बाय द CPU। अब CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाला प्रोसेस स्टेट कौन सा है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जब प्रोसेस CPU पर एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो किस स्टेट में होता है? तो वो रनिंग स्टेट में होता है। हमने 2 बार देख लिया ऊपर। आगे देखो, अगला कंसेप्ट आपका इसके बाद में देखने को मिलता है वो है आपका 5वां, व्हाट डज न्यू स्टेट रिप्रेजेंट इन प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंतर्गत न्यू स्टेट जो होती है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? तो न्यू स्टेट के अंतर्गत जो प्रोसेस होती है वो क्या कर रही होती है? द प्रोसेस इज बीइंग इनिशियलाइज्ड बट हैज नॉट येट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन। यानी ये प्रोसेस जो है वो इनिशियलाइज तो हो चुकी है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा ये अभी क्लियर नहीं है। यानी प्रोसेस इनिशियलाइजेशन हो रहा है पर अभी एग्जीक्यूशन उसका नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? एग्जीक्यूशन रनिंग स्टेट में होता है CPU के पास में। अगला 6वां प्रश्न देखो, विच स्टेट इज अ प्रोसेस व्हेन इट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि जब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है तो वो किस स्टेट में होता है? भाई एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो सीधी सी बात है कि अब उसको कहां पर भेज देंगे? अपन टर्मिनेट स्टेट में भेज देंगे। कहां पर? टर्मिनेट स्टेट में भेज देंगे। सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग अलग जगह से क्वेश्चंस को पुट आउट किया है, तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न देखो इसके बाद में, 7वां प्रश्न देखिए बेटा। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न है, which of the following event will cause a process to move from blocked state to ready state। यानी इनमें से कौन सा एक इवेंट है जो कि ब्लॉक से रेडी स्टेट में प्रोसेस को मूव करता है? ठीक है, ब्लॉक्ड से रेडी स्टेट में मूव करने के लिए कौन सा यहाँ पर स्टेट जो है वो आपके लिए हेल्प करता है? तो वो आ जाता है आपका सी, एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैज फिनिश। जब एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो फिनिश हो जाता है तब उसको ब्लॉक से कहां पर ले जाया जाता है? रेडी स्टेट में ले जाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, which state involve a process being temporarily removed from the execution to perform task like swapping। यहां पर क्या कहा जा रहा है? इसके अंदर कहा जाता है कि जब एक प्रोसेस टेम्परली रिमूव किया जाता है स्वैपिंग के लिए तो वो किस स्टेट में जाता है? भाई वो टेम्परली थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दिया गया है, ध्यान लगा, तो वो किस स्टेट में चला जाएगा? तो वो चला जाएगा आपका सस्पेंडेड के अंदर। कहां पर चला जाएगा? सस्पेंडेड। लेकिन मेनली आपके कौन कौन सी थी? न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड और टर्मिनेट, ध्यान रखना। अगला 9वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन हैपन व्हेन अ प्रोसेस ट्रांजिशन फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन हैपन, यानी इनमें से कौन सा एक एक्शन जो है वो लिया जाएगा जब एक प्रोसेस का जो ट्रांजिशन है वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में होता है? तो इसमें द आंसर है द प्रोसेस इज एलोकेटेड, यानी जो प्रोसेस होती है वो CPU टाइम के हिसाब से क्या कर दी जाती है? एलोकेट कर दी जाती है। और यहाँ पर किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में, ध्यान रखना। लास्ट प्रश्न देखो, व्हाट इज द मेन रीजन अ प्रोसेस एंटर द ब्लॉक्ड स्टेट। यानी कि कोई प्रोसेस अगर ब्लॉक्ड स्टेट में जा रही है तो वो क्यों जा रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है? तो उसके बारे में बात चल रही है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत उत्तर होगा इट इज वेटिंग फॉर अ इवेंट और रिसोर्स लाइक इनपुट आउटपुट। यानी या तो वो इवेंट या कोई रिसोर्स के लिए जैसे इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है। तो ये यहां पर हमारे टोटल 10 चैप्टर्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अभी तक का जितना जर्नी आपने मेरे साथ निकाला है बहुत ही शानदार आपको लगा होगा। ठीक है, तो ये एक सुपर मैराथन थी जिसके अंदर हमने टोटल 10 चैप्टर्स को क्लियर किया है। नेक्स्ट जो मैराथन होगी उसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 11 से हमारा जो है स्टार्टिंग करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ। तब तक देखो, अगर आप इस पे दबा के शानदार वाले लाइक करोगे तो आप जिस सब्जेक्ट की चाहो उस सब्जेक्ट की आपके सामने जो है मैराथन क्लास लाके पकड़ के दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और उम्मीद है कि आपको आज की मैराथन बड़ी शानदार लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन के साथ। धन्यवाद।